शुरू करते हैं। आज सबसे पहला लेक्चर है, क्योंकि गायनी जो है हमें काफ़ी डिटेल में पढ़नी है, तो हमने ये क्लास मर्ज की है कुछ स्टेट्स के बच्चों में, ताकि सभी के सभी यहाँ से एक ही क्लास से अच्छे से सीख पाएं। और क्योंकि हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो वो सभी स्टेट्स के अंदर काम आने वाला है। जिस स्टेट में सिर्फ गायनिकोलॉजी भी दिया है कि गायनिकोलॉजी से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वहां से कुछ क्वेश्चंस एंड्रोलॉजी से भी पूछ लिए जाते हैं। तो एंड्रो वाला पार्ट भी कवर करेंगे, बट एंड्रोलॉजी वाला जो पार्ट है वो थोड़ा कम रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? हम कंपैरेटिव एनाटॉमी चेक करेंगे इन दोनों में। ठीक है, बट उसके लिए तो पहले एक पे जाना पड़ेगा, मेल पे जाना पड़ेगा। बट देखिए, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ जो जरूरी होती हैं एक दो लाइंस वो मैं बता दूं। ये आपका एनिमल रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। और एनिमल रिप्रोडक्शन जब मैं बोलता हूं, तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को फिर से प्रोड्यूस कर देना। और उसके आगे मैंने री लगाया हुआ है, रिप्रोड्यूस करना। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सेम वैसे ही चीज फिर से रिप्रोड्यूस होकर के आगे आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल्स की या ह्यूमंस की किसी की भी बात करें, तो वही स्पीसीज उसी स्पीसीज को क्या रिप्रोड्यूस अपने आप को करती जा रही है। और उसके लिए दो पार्ट्स का होना, दो चीजों का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक मेल पार्ट और एक फीमेल पार्ट। और इसका क्या फायदा होगा? स्पीसीज अपने आप को क्या रिप्रोड्यूस करती चली जाएगी। तो यहाँ पे हमें फीमेल और मेल दोनों पार्ट ही पढ़ने पड़ेंगे। एनिमल रिप्रोडक्शन जो हेडिंग होती है उसमें उसका मेल और फीमेल दोनों पार्ट ही पढ़ने होते हैं। मेल पार्ट को जब हम पढ़ते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को जब हम पढ़ते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको? एंड्रोलॉजी बोलते हैं। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को अगर हम पढ़ते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? गायनोलॉजी। गायनिकोलॉजी। और उसमें भी स्पेसिफिक हम बात करें प्रेगनेंसी रिलेटेड और वो सब चीजें, तो उसको क्या बोलते हैं? वेटनरी ऑब्स्टेट्रिक्स। चलिए, आज हम स्टार्ट करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को पढ़ेंगे। ये आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बट सभी ग्रुप्स में आपको ये पीपीटी ऑलरेडी शेयर कर दी गई है। ये सारे टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं, अभी याद मत करने लग जाना, ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, बाद में देख सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक जो हैं, हम इसमें आपका एनिमल रिप्रोडक्शन में कवर करेंगे, जिसमें मेन फोकस हमारा रहेगा गायनिकोलॉजी पे, क्योंकि वहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट कुछ क्वेश्चन एंड्रोलॉजी से भी आते हैं, तो शुरुआत हम वहां से करेंगे। ठीक है साहब? चलिए, सबसे पहले कोई भी थ्योरी का बात नहीं करेंगे यहाँ पे, थोड़ा डायग्राम में जाएंगे ताकि हमें आइडिया हो सके कि हम जो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसकी एनाटोमी क्या होती है, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें हम यहाँ पे पिक्चर पे एक इमेजिन कर पाएंगे। तो उसके बाद उनको हम थ्योरी में पढ़ेंगे, तो क्या होगा? उससे चीजें आसानी से समझ में आएंगी। आपको एक एडवांटेज मिल जाएगा याद करने में, बेसिकली कि इमेज से देख करके फिर थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो आप इमेज से उस थ्योरी को कोरिलेट कर सकते हैं, बजाय कि ड्राई थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो हमारा पर्पज क्या है डायग्राम दिखाने का? सबसे पहले कि आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर्स का पता हो, कि किस स्ट्रक्चर की पोजीशनिंग कहां पे आती है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद हर एक स्ट्रक्चर को हम थ्योरी में डिटेल में पढ़ेंगे, तो यू कैन रिलेट दैट थ्योरी टू दिस डायग्राम, कि ये स्ट्रक्चर के बारे में बात चल रही है, वो दिमाग में रहना चाहिए। तरीका बता रहा हूं आप लोगों को कैसे पढ़ना है, कि डायग्राम अपना दिमाग में रहना चाहिए। और जो भी हम थ्योरी पढ़ें, तो उस डायग्राम के साथ हमें रिलेट करनी है। 100% ऐसा नहीं करेंगे, बट 70 to 75% अगर ऐसा हमें मिल जाता है, जो कि हम ट्राई करेंगे, तो उससे आपको इजिली वो याद रहेगा। चलिए साहब, अब स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से। यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पढ़ रहे हैं हम। सबसे पहले एक सेकंड रुकिएगा, मैं पेन ले आता हूँ एक, स्पॉटलाइट में कर देते हैं सबके लिए। तो कोई भी आप लोगों में से क्वेश्चन पूछेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। चलिए जी, तो Excuse me, डायग्राम sir. किसका है? Is this class for JKPSC? नहीं नहीं, जेकेपीएससी के लिए नहीं है क्लास। जेकेपीएससी की तो क्लास ले चुके हैं ऑलरेडी, उनका तो रिवीजन हो रहा है बेसिकली। तो ये क्लास जो है, जिस भी स्टेट्स के अंदर गायनेकोलॉजी है, वहां से जितने भी, देखिए इसमें जो भी क्वेश्चंस हम पढ़ाएंगे, सिर्फ अगर आप राजस्थान से हैं तो सिर्फ राजस्थान के क्वेश्चन यहाँ पे नहीं रहेंगे। बाकी के स्टेट्स में भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम इस तरह से थ्योरी लेकर के चल रहे हैं कि आप किसी भी स्टेट से हैं, तो आपका सारे के सारे जो गायनेकोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस आपके निकल जाएंगे। तो ये क्लास सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं है, जो राजस्थान के बच्चे हैं या पंजाब के बच्चे हैं, और जो यूपी के बच्चे हैं, उन सब के लिए ये रेलिवेंट है बिल्कुल क्लास। ये कॉमन क्लास रहेगी गायनेकोलॉजी की, क्योंकि हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सभी स्टेट्स के क्वेश्चन यहां से निकल जाएंगे। जी, सर। स्टार्ट करें? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, एक बार अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। सर जी, सर यूपी में सर थोड़ा सिलेबस थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा है। अगर मैं उसकी पीडीएफ भेज दूँ ग्रुप में तो आप देख लेंगे तो उसमें क्या क्या पोर्शन जो श्योर है। श्योर श्योर श्योर, बिल्कुल देख लेंगे।
यहां से आप बोल रहे हैं कि ये जो सिलेबस दिया हुआ है इससे कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस यूपी में दिया गया है, ऐसा? जी जी जी। बिल्कुल कवर करेंगे, वो भी कवर करेंगे। देखिए, हम पहले मेन क्या लेकर के चलते हैं, किसी भी स्टेट का सिलेबस ना रहे। अगर किसी में कम है तो वो समझ सकते हैं कि क्या कम पढ़ना है, किसी में बहुत ज्यादा है तो उसको तो हम एक्स्ट्रा कवर करेंगे ही करेंगे। अगर आपका कुछ सिलेबस एक्स्ट्रा है, कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा हैं, उनको हम अलग से कवर करेंगे बजाय कि सबके साथ पढ़ाने के, क्योंकि उनका टाइम खराब ना हो फिर। ठीक है, आप सेंड कर दीजिएगा, उन टॉपिक्स को भी देख लेंगे। और बताइए, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो किसी को? सर वो जो टॉपिक्स कवर होंगे वो इस लेक्चर के बाद होंगे पूरे, या फिर उसके लिए एक अलग से मतलब क्लास होगी या? अभी मैं उन टॉपिक्स को देखता हूँ जो आपके एक्स्ट्रा टॉपिक्स निकल रहे हैं, उनको देख करके मैं बताता हूँ कैसे करेंगे उनका। ठीक है? अभी सर जो क्लासेस होगी उनमें हमारा जेकेपीएससी का सर कंप्लीट हो जाएगा ना सारा कवर, क्योंकि जी सर बिल्कुल, हमारा आपका वो एग्जाम बिल्कुल की डेट कंप्लीट आ हो जाएगा। चुकी है। जी बिल्कुल कवर हो जाएगा उसमें, जेकेपीएससी का जितने क्वेश्चंस बाकी स्टेट्स में आपके स्टेट में पूछे गए हैं वो कवर हो जाएंगे, और जो सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ है वो सारा का सारा कवर हो जाएगा। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, स्टार्ट करें फिर। यस सर। चलिए, तो यहाँ पे हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। ये टेस्टिस हैं, और जो आउटर लेयर आपको यहाँ पे दिख रही है ये क्या है? ये स्क्रोटम है। ठीक है जी। अब टेस्टिस जो हैं उनका क्या मेन पर्पज क्या होता है? उनका स्पर्म प्रोडक्शन का काम होता है। ठीक है, तभी उनको प्राइमरीली क्या बोला जाता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। टेस्टिस क्या होते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। क्यों? क्योंकि स्पर्म के बिना काम नहीं चलेगा। प्लीज अपने अपने माइक म्यूट रखिए प्लीज, क्योंकि ये लेक्चर रिकॉर्डिंग में भी जाता है और एकदम से फ्लो टूट जाता है, किसी का कुछ एकदम से ऐसा आवाज आता है तो प्लीज। ठीक है, आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा ऐसे रिकॉर्डिंग में किसी और की आवाज आ रही है तो। काफी बार मैं बोल चुका हूँ, प्लीज अपने माइक आप लोग म्यूट रखा करें। जब कोई मैं क्वेश्चन करता हूँ आप लोगों से तो प्लीज उस टाइम पे आप अनम्यूट कर सकते हैं, बट मेक श्योर जैसे ही आप आंसर कर देते हैं उसको फिर से म्यूट कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो लेक्चर्स क्वालिटी आप लोगों को ही फिर खराब मिलेगी वो। चलिए जी, यहां पे हम बात कर रहे थे टेस्टिस क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। ठीक है, एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स और वो सब जितनी भी चीजें इसके अलावा हम पढ़ेंगे वो क्या है? एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। प्राइमरी क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि बिना स्पर्म के फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। ये कुछ भी पार्ट नहीं होगा चलेगा, ऑब्वियसली नहीं चलेगा, बट अगर स्पर्म नहीं है तो वो सब वेस्ट है, फिर उसके बिना कुछ भी नहीं है। एनिमल रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं, उसमें एंड्रोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, अगर स्पर्म ही नहीं है तो मतलब कुछ भी नहीं है। तो टेस्टिस के अंदर क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और स्पर्म का मैच्यूरेशन होता है। मैच्यूरेशन कहां पे होता है वो देखेंगे, नरिशमेंट कहां पे होता है वो देखेंगे, कौन सी सेल कराती है सब देखेंगे, बट अभी के लिए क्या बोल रहा हूं, सबसे पहला हमने पढ़ा यहाँ पे ये टेस्टिस है, और इसमें ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्पर्म का प्रोडक्शन यहाँ पे होता है और फर्टिलाइजेशन के लिए वो तो मस्ट है। उसके अलावा बाकी इतनी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो मस्ट है, इसलिए भी कॉल इट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। चलिए साहब, अब दूसरी बात करते हैं। ये आपको दिख रहा है एपिडीडाइमिस, ये बॉटम से लेके क्यों, हालांकि इस डायग्राम में दिखाया गया है बट ये दूसरी साइड से होता है, ऐसे करके दिखता नहीं है वो, बट इस डायग्राम में अच्छे से आपको समझ में आ जाना चाहिए किस तरह से गया हुआ है। ठीक है, अब जो एपिडिडाइमिस है ना, ध्यान से समझना है इसको, क्योंकि बहुत ज्यादा ये चीजें काम आती हैं आपके। जो जो डायग्राम में आपको एक एक वर्ड दिख रहा है ये आपको काफी काम आने वाला है ना। एपिडिडाइमिस जो है उसका काम क्या होता है, काम बाद में बताता हूं, पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ये बॉटम से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद ये पार्ट जा रहा है इसका पूरा यूं यहां तक। ये जो पोर्शन है मैं इसको बार बार ड्रा कर रहा हूं, ये क्या है? ये बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस है। ठीक है, और ये क्या है? ये टेल ऑफ एपिडिडाइमिस है, और ये क्या है? ये हेड ऑफ द एपिडिडाइमिस है। ठीक है साहब, इतना समझ में आया। अब क्या है, जो एपिडिडाइमिस है ये क्या करता है? ये टेस्टिस से अटैच होता है, और ये क्या करता है? जो स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ है उन स्पर्म्स को ले जा करके अपनी टेल से लेके जाएगा, बॉडी से होते हुए हेड तक लेके जाएगा। उसके बाद यहां से एक ट्यूब निकलती है जिसका नाम क्या होता है? वास डिफरेंस। ये देखो देखो यहां पे निकल रही है, ये वेस्ट डिफरेंस बोल दीजिए इसको। ये इसको हम क्या बोल देते हैं? डक्टस डिफरेंस भी इसको बोल देते हैं। कोई कंफ्यूज मत होना, नहीं सर हमने तो डक्टस पढ़ा था, एक ही बात है, वेस्ट डिफरेंस बोल दो या डक्टस डिफरेंस बोल दो। इसका काम क्या है? जो टेस्टिस से स्पर्म प्रोड्यूस हुए हैं वो जो एपिडिडाइमिस की टेल से बॉडी से होते हुए हेड तक आए हैं, उसको फिर फर्दर आगे कौन कैरी करके ले जाएगा? डक्टस डिफरेंस या वास डिफरेंस, जो आप डायग्राम में देख सकते हो। ये टेस्टिस यहां से एपिडिडाइमिस, टेल ऑफ द एपिडिडाइमिस, यहां पे बॉडी, फिर हेड, और यहां से फिर क्या कौन कैरी कर रहा है आगे? ये वोस्ट डिफरेंस कैरी कर रहा है इसको। वेस्ट डिफरेंस बोल दीजिए
या डक्टस डिफरेंस आप बोल दीजिए, ठीक है। अब ये जो इसके डक्टस डिफरेंस होता, सॉरी सर ये निचले वाले हिस्से को हेड बोलते हैं शायद। निचले वाले हिस्से को हेड नहीं बोलते हैं, टेल ही बोलते हैं। अगर कुछ ऐसा है तो देख लेंगे, मैं भी देख लूंगा, बट इतने टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ अभी तो मैंने तो हेड ऊपर ही देखा है, टेल नीचे रहती है इसकी, क्योंकि उसका रीजन भी है, हेड ऊपर रहता है इंसान का, फिर बॉडी रहती है, फिर टेल, एनाटोमिकली ऐसे बोला जाता है इसको, ठीक है। अगर होगा तो चलो देख लेंगे, सर इसको इनका कंफ्यूजन होगा। सर इनका टेम्परेचर क्या रहता है, किसका जो वर्षण वगैरह होते हैं इसके? टेम्परेचर क्या रहता है, देखिए इसमें टेम्परेचर से रिलेटेड ये पॉइंट होता है, जो आपका बॉडी टेम्परेचर होता है ना, उससे टू टू छोड़ो आप, 3.5 डिग्री सेल्सियस जो रहता है ना, उस बॉडी टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर होना चाहिए टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है। उसका रीजन होता है नहीं क्या, सर, जैसे जैसे क्या नाम से हुआ है इसमें जो शुक्राणु बढ़ते हैं, तो सर उनका टेम्परेचर मेंटेन करना जरूरी है ना? देखो उनका टेम्परेचर मेंटेन करना तो जरूरी है ही, लेकिन जो टेम्परेचर की बात हम करते हैं वो टेम्परेचर उनके प्रोडक्शन के लिए होता है। अगर टेम्परेचर उतना कम नहीं रहेगा तो वो प्रोड्यूस ही नहीं होंगे, उनकी मेंटेनेंस की तो बात छोड़ो, वो प्रोड्यूस ही नहीं होंगे। तो उसके लिए आगे पढ़ेंगे, आप थोड़ा सा शांति रखें, जब लास्ट स्लाइड आएंगी तो सब कुछ देखेंगे, वो टेम्परेचर वाला पार्ट भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। अभी के लिए जितना बता रहा हूं बस उतना समझो, ठीक है। अभी ठीक के है लिए सर। जितना हम डिस्कस कर रहे हैं ना उतना समझ लो, क्योंकि सारी चीजें सब कुछ यहाँ पे तो बता नहीं सकता हूं मैं। अगर सारा यहाँ पे फोकस कर देंगे, ये पूरे इसके पार्ट डिस्कस करने लग जाएंगे, फिर ये जो मैं बताना चाह रहा हूं ना, एक ब्रॉड पिक्चर आपको दिखाना चाह रहा हूं पूरे सब्जेक्ट का, कि यहां से पूरा सब्जेक्ट खत्म हो सकता है, वो वहां से फोकस हटके एक जगह पे लग जाएगा बिल्कुल। वो नहीं करना आपने को, पहले ब्रॉडर पिक्चर लो आप एक, ये सब्जेक्ट है, ये चीजें हैं, एंड्रोलॉजी, एनिमल रिप्रोडक्शन में एंड्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसके ये पार्ट्स हैं, इनका एक ब्रॉडर पिक्चर लो। उसके बाद हर एक पार्ट में इतना पढ़ेंगे कि कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं फिर आपका, ठीक है। लेकिन मुझे आने तो दो वहां पे, ठीक है। लेक्चर के लास्ट में पहुंच जाएंगे, उसके बाद कोई डाउट बचता है आपका तो फिर बिल्कुल लेंगे डाउट को, ठीक है। अभी सर बीच आपने में ऐसे गाइड करोगे तो भी फ्लो खराब हो जाएगा। हाँ जी, जितना मैं बता रहा हूं ना उससे कोई डाउट है तो आप डाउट पूछिए, जो मैं बता नहीं रहा हूं वो वाले डाउट लेक्चर के बाद लेंगे अपन, ठीक है। क्योंकि कुछ है ना यहाँ पे क्या है कि बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टेट का, उनका एग्जाम आने वाला है एक हफ्ते में, तो इतने ज्यादा क्वेश्चंस को लेना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा लेक्चर के स्टार्टिंग में ही। लेक्चर के खत्म होने के बाद लास्ट में हम बैठेंगे, जितने क्वेश्चन पूछना है आप पूछना, आराम से आंसर करेंगे उनका, ठीक है जी। अभी आ जाओ ध्यान से, क्वेश्चन पूछ सकते हो, मना नहीं कर रहा हूं, बट जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए आप, ठीक है। जो बताया नहीं मैंने उससे रिलेटेड नहीं। चलो अब फिर से स्टार्ट करते हैं। ये टेस्टिस है, ये एपिडिडाइमिस है, टेल, बॉडी, हेड, उसके बाद वास डिफरेंस, उसको हम सर डक्टस प्लीज आप डिफरेंस भी सबको बोलते बोलिए हैं। माइक म्यूट करें, दिस इज वेरी डिस्टर्बिंग। या तो आप हमारी अलग क्लास लीजिए, फिर हमारा टाइम नहीं है। प्लीज अपने अपने माइक म्यूट कर लीजिए, और आपको आंसर करने की भी जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। आप माइक को म्यूट ही रखें, क्योंकि काफी बच्चे इसमें बैठे हुए हैं, 50+ स्टूडेंट है शायद। अगर एक एक स्टूडेंट की ऐसे क्वेश्चन लेने में लग जाऊंगा तो फिर 2 घंटे मुझे लगता है कि क्वेश्चंस में निकल जाएंगे। तो आपका जो भी क्वेश्चन है प्लीज आप उसको लिखते चले जाएं, और जब मैं आपसे पूछता हूं, आपको कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप अपना क्वेश्चन रखें। बीच में बिना पूछे, बिना रेज हैंड किए सीधा क्वेश्चन ऐसे मत छोड़े क्लास में, कि मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो थोड़ा सा रिदम खराब हो जाएगा ना, फ्लो खराब हो जाएगा, जिसको सही से समझ में आ रहा है उसका भी खराब हो जाएगा, ऐसे तो बात ही नहीं बनेगी फिर। तो आप लोग प्लीज सभी के सभी अपने माइक्स को म्यूट रखें। जब मैं आपसे पूछता हूं कि यहां से कोई कंफ्यूजन है, तो प्लीज मेक श्योर कि क्वेश्चन यहां से हो, तीसरी दुनिया से ना हो, जिसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं उस पर क्वेश्चन ना हो, ठीक है। अपनी क्यूरियोसिटी को बचा करके रखें। क्यूरियोसिटी, जिनका एग्जाम 10 दिन बाद है, उनके लिए वो क्यूरियोसिटी उनको नहीं चाहिए, उनको चाहिए जो एग्जाम में आने वाला उसको सर जल्दी से पढ़ा दो, ठीक है। क्यूरियोसिटी वाला किसी का क्वेश्चन है तो वो लेक्चर के बाद पूछे, अन्यथा जब मैं बोलूं आपको प्लीज क्वेश्चन, अगर कोई डाउट है तो आप अपना क्वेश्चन रखें। बीच में सीधा क्वेश्चन मेरे बिना पूछे मत बोलें आप प्लीज, क्योंकि है ना बहुत ज्यादा बच्चे हैं, और बार बार हर एक कोई ऐसे क्वेश्चन लेने लग जाएंगे तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा फिर। जितना जो पढ़ाना चाह रहा हूं मैं, जो आपको बताना चाह रहा हूं ब्रॉडर पिक्चर दिखा करके, एक आपको आइडिया देना चाह रहा हूं, वो बिल्कुल मतलब वेस्ट हो जाएगा फिर, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आई होगी जो बोलना चाह रहा हूं। और फिर से मैं शुरू करता हूं इसको, अब देखो फिर से शुरू करना पड़ रहा है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट चल रहा है, ये आप अपना म्यूट ही रखें, ठीक है। अब म्यूट ही रखना, 15 मिनट चलने दो, थोड़ा लेक्चर बढ़ने दो आगे। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है टेस्टिस, क्यों? क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन यहां पे होता है। उसके बाद ये एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से क्या होता है, वास डिफरेंस जो ट्यूब है
यहां से फर्दर कैरी कौन करेगी स्पम्स को, वेस्ट डिफरेंस करेगी। और इसकी बल्जिंग आउट को क्या बोलते हैं, जब ये वेस्ट डिफरेंस थोड़ी बल्ज आउट हो जाती है उसको बोलते हैं एम्पूले, उसको एम्पूले बोला जाता है। और वो एम्पूले जाकर के कहां मिलती है, ये यूरेथ्रा में। ये जो डॉट डॉट लाइन आपको डबल लाइंस दिख रही है ना, ये पैरेलल जा रही है एक दूसरे के, ये सारा का सारा क्या यूरेथ्रा वाला पार्ट है, ठीक है, ये यूरेथ्रा वाला पार्ट दिखा रहे हैं। तो ये पेल्विस में है, ये पेल्विक कैविटी में है, ऑन द फ्लोर ऑफ पेल्विस है, तो इसको क्या बोलते हैं, इस वाले को पेल्विक यूरेथ्रा बोल देते हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूं, जो ये वेस्ट डिफरेंस थी या डक्टस डिफरेंस भी बोल देते हैं उसको, जो कि बल्ज आउट होती है तो क्या बोलते हैं, एम्पुले बोल देते हैं। तो ये यहां पे आकर के ब्लेडर के पास आकर के बल्ज आउट हो जाती है, और ये बल्ज आउट होकर के कहां मिलती है, जाकर के क्या है ये यूरेथ्रा, कौन सा यूरेथ्रा, पेल्विक यूरेथ्रा ये है। तो पेल्विक यूरेथ्रा जहां से स्टार्ट होता है और जहां से इसमें ये डक्टस डिफरेंस एंटर कर रही है, यहां पे आप लोग देख रहे होगे एक चीज ने और एंटर किया है। कौन सी चीज है वो, ये क्या लग रहा है आपको, क्या है ये है यूरिनरी ब्लेडर। शाबाश, मेरे को पता है आंसर पता है आप लोगों को। अब मैं वेट करके आंसर पूछूंगा तो 50 आवाजें आ जाएंगी तो गलत हो जाएगा। तो यूरिनरी ब्लेडर भी यहां पे क्या करता है, इसमें अपनी ये ओपन हो जाता है इसमें जाकर के, किसमें, क्या है ये है पेल्विक यूरेथ्रा, ठीक है। अब यहां पे आपको एक स्ट्रक्चर और दिख रहा होगा, ये क्या है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। और इसके पीछे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला, ये भी एक ग्लैंड है। इसको क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसिकल बोलते हैं। ये पेड ग्लैंड है, मतलब पियर्स में लेटरल साइड में होती है। जो वेस्ट डिफरेंस था, जो बल्ज आउट हुआ, उसके ऊपर क्या है, लेटरल साइड में पेड ग्लैंड है, जिसको क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसिकल उसको बोलते हैं। तो उसकी ओपनिंग कहां पे होगी, वो भी एम्पुले में हो जाती है। और ये जो है ये क्या है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, और इसकी ओपनिंग कहां पे होती है, पेल्विक यूरेथ्रा में हो जाती है। अब देखो पेल्विक यूरेथ्रा में कितनी सारी ओपनिंग्स हो रही हैं। एक तो जो एपिडिडाइमिस से स्पम्स होते हुए वेस्ट डिफरेंस में, फिर एम्पुले में, और एम्पुले से फिर पेल्विक यूरेथ्रा में। यूरिनरी ब्लेडर का जो सिक्रीशन है वो भी पेल्विक यूरेथ्रा में, प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो भी पेल्विक यूरेथ्रा में। इवन जो सेमिनल वेसिकल भी होता है ना, ये जो एम्पुले वाला पार्ट यहां पे कनेक्ट हो रहा है, ये इसके साथ ये पेल्विक यूरेथ्रा में ही सिक्रीशन करता है ये भी। तो ये जो कॉमन एंट्री पॉइंट जो बन रहा है ना, जो ये कॉमन एंट्री पॉइंट बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेमिनेलिस कोलू या कोलिकुलिस। मैं स्पेलिंग लिख देता हूं यहां पे क्योंकि यहां पे मेंशन नहीं है। क्या बोलते हैं इसको, सेमिनेलिस कोलिकुलिस, ठीक है जी। तो स्पेलिंग क्या बनेगी, SEMINALIS, सेमिनेलिस कोली डबल LI सेमिनेलिस कोलिक्यूलिस इसको बोलते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये कॉमन एंट्री पॉइंट वाले पॉइंट को क्या बोल रहे हैं, सेमिनेलिस कोलिक्यूलिस बोल रहे हैं, जहां पे यूरिनरी ब्लेडर का सिक्रीशन भी होगा, जहां पे जो स्पम्स लेकर के आया था वास्ट डिफरेंस एम्पुले से होते हुए, वो भी एंट्रेंस वहां पे होगा। और जो सेमिनल वेसिकल है और जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो हैं, उनका सिक्रीशन भी इसके अंदर होगा। कौन है ये इसके अंदर, ये यूरेथ्रा है। और ये पेल्विक रीजन में है तो क्या बोलेंगे, ये पेल्विक यूरेथ्रा है। और उसके बाद ये जो पेनिस में, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट होता है पेनिस होता है, ठीक है। इसमें जो यूरेथ्रा जा रहा होता है, उस यूरेथ्रा को क्या बोलते हैं, उसको पिनाइल यूरेथ्रा बोल देते हैं, ठीक है जी। बस इतनी सी छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। चलो, उसके बाद ये पोर्शन जा रहा है यहां पे, ये आपको यहां पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको काउपर्स ग्लैंड बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसको बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बल्ब जैसा प्रोजेक्शन आपको दिख रहा होगा, यहां से थोड़ा उठा हुआ है ये वाला पार्ट, ठीक है। और यहां पे कोई चीज मिल रही है तो क्या बोलेंगे, और यहां पे कोई ग्लैंड मिल रही है तो क्या बोलेंगे इसको, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, क्योंकि यूरेथ्रा के अंदर मिल रही है और उस जगह पे मिल रही है जहां से बल्ज आउट हो रखा है, तो बल्ब वाले पोर्शन पे। यूरेथ्रा में भी कौन सा पोर्शन, बल्ब वाला जो पोर्शन है, तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि 3 तरह की जो ग्लैंड्स होती है ना, वो अपना सिक्रीशन डाल रही हैं किसमें, यूरेथ्रा के अंदर। 2 तो सेमिनेलिस कोलिकुलिस वाली ओपनिंग में ही डाल रही थी, और तीसरे वाली यहां पे बल्ब वाले पोर्शन पे, जिसको हमने क्या बोला, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड बोल दिया, या फिर उसका दूसरा नाम क्या है, काउपर्स ग्लैंड। यहां से ही क्वेश्चन बन जाता है कि बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को और दूसरा नाम क्या है, या काउपर्स ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है। ये सिंपल सा क्वेश्चन यहां से बन सकता है। कहां पे मिलती है ये, इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है। अब क्या ये बोलोगे यहां पे मिलती है, यहां पे क्या, तो वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह से पूछेंगे। यूजुअली क्वेश्चन कैसे आता है, ये देखो, इसके ऊपर आपको दिख रहा होगा ये लेयर,
इसके ऊपर ये क्या है, ये रेक्टम वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे पेरिनियम वाला पोर्शन होता है, उसके बाद ये रिप्रोडक्टिव पार्ट यहाँ पे आया हुआ है पेल्विस कैविटी के अंदर, ठीक है। आज थोड़ा बिजी थे, वापस थोड़ा ऊपर रूम शिफ्ट हो जाए, फिर विधिवत क्लास लूंगा थोड़ा मैं। प्लीज माइक म्यूट रखें, कितनी बार बता चुके हैं, प्लीज ध्यान रखें, माइक म्यूट रखें प्लीज। क्या पढ़ा रहे हैं? तो ये जो रेक्टम है, क्या चल रही, ये वो चल रही है, गायनेकोलॉजी चल रही है। यस आप लोग प्लीज यहाँ पे डिस्कशन मत करें, प्लीज रिक्वेस्ट है, प्लीज इतना बोलने के बाद तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। हम लोग आप लोगों को बिल्कुल ओपन फ्रीडम देते हैं कि आप जब मन करे बोल सकते हैं, तो प्लीज ऐसे मत करें यार, प्लीज ऐसे मत करें। आप डिस्कशन कर रहे हैं लाइव क्लास में, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कुछ, आप अपना ये डिस्कशन कर रहे हैं लाइव क्लास में, अलग ही डिस्कशन चल रहा है आप लोगों का। इतना तो मैच्योरिटी होना चाहिए यार। चलिए, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, यहाँ पे कौन सी बोन होती है, कोई बताएगा मुझे इस वाले पोर्शन में? क्या बोलते हैं उस बोन को? उस बोन का नाम याद है किसी को? हिप बोन बोल देते हैं उसको, हिप बोन बोल देते हैं उसको, ठीक है। हिप बोन के 3 पार्ट होते हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। और एक हिप बोन, ये पूरी, उसको पूरा हिप बोन नहीं बोल रहे हैं, 2 पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट वाली हिप बोन या राइट वाली हिप बोन, एक लेफ्ट वाली हिप बोन। वो आपस में कनेक्टेड किससे होती हैं? अगर प्यूबिस वाले पार्ट को देखें, पेल्विक आउटलेट वाले पार्ट को देखें, तो प्यूबिस सिम्फाइसिस, जो प्यूबिस होती है वो प्यूबिस का आपस में वो जुड़ जाती है। आगे डायग्राम दिया हुआ है और ज्यादा समझ में आ जाएगा, बट अभी के लिए एक आइडिया दे रहा हूं, प्यूबिस सिम्फाइसिस। और उस जो हिप, जो बोन मैं बोल रहा हूं, ये तो हिप बोन है, ये तो कुछ ऐसी होगी, हिप बोन देखो कुछ ऐसी होगी, ये इलियम हो जाएगा, फिर उसके आगे इस्चियम, फिर प्यूबिस ऐड हो जाएगा, ये कुछ ऐसा होगा, ऐसा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, ठीक है। बट उसके ऊपर जो कोक्सी, ये सैक्रम जो है, जो सैक्रम जो है, और उसके पीछे क्या आएगा, सैक्रम के पीछे जो टेल के अंदर होती है वर्टिब्रे, कोक्सीजियल वर्टिब्रे। तो सैक्रम और कोक्सीजियल को उनके ऊपर की तरफ जो रहती हैं, उनको भी एक साथ में ऐड कर दूंगा हिप हिप बोन के अंदर। तो हिप बोन प्लस में सैक्रम वर्टिब्रे जो है, प्लस में कोक्सीजियल वर्टिब्रे जो है, तो ये पूरा का पूरा एक सर्कुलर पार्ट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? एनिमल की जो बॉडी रहती है, यहाँ पे ये सैक्रम है, ये वाले कोक्सीजियल है, और यहाँ पे हिप बोन है। तो इन सबको मैं ऐड करके अगर बताऊंगा, तो ये वाला पार्ट पूरा जो आगे से सर्कुलर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अभी तो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये पूरा नीचे तक होता है, क्योंकि यहाँ पे दिखाने लग जाऊंगा तो फिर आपको वो इरिटेट होने लग जाएगा। तो यहां तक आया होता है वो पार्ट। तो ये जितना भी रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको दिख रहा है ना, तो ये पेल्विस के फ्लोर पे हम बोल देते हैं, पेल्विस के फ्लोर पे। फ्लोर क्यों? क्योंकि रूफ क्या है, रूफ तो ये है ना यार, पेल्विस की रूफ ये है, सैक्रम बना रहा है, कोक्सीजियल रूफ बना रहा है, उसके बाद ये इलियम जाती है नीचे तक, यहां से भी आगे लगा लो, यहां तक जाती है, तो ये फिर ऐसे हो जाता है। ये पेल्विस के फ्लोर पे चल रहा है सब कुछ, ये फ्लोर पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम लगा हुआ है। इसका मैं क्यों बता रहा हूं ऐसा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन निकल जाता है। अब इतनी मैंने सिंपल तरीके से आपको बता दिया है, इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा पेल्विस फ्लोर जो बार बार बोलते हैं उसका मतलब क्या है, ठीक है। अब बोन्स वोन्स की बातें बीच बीच में करनी पड़ती हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकली थोड़ा समझ में आ जाए आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं बोन्स दिखाऊंगा तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, बट अभी के लिए सुनते जाएं आप। ये काउपर्स ग्लैंड हुई, ये यूरेथ्रा जा रहा है, यहां तक पेल्विक यूरेथ्रा बोल रहे थे इसको, पेल्विक यूरेथ्रा, क्योंकि ये पेल्विस के अंदर था, ठीक है। पेल्विस क्या होता है? हिप बोन, जो हिप बोन है वो, उसके ऊपर सैक्रम और कोक्सीजियम को भी जोड़ देंगे तो वो बन जाएगी पेल्विस, उसको पेल्विस बोलने लगते हैं। उसके अंदर की जो कैविटी होगी उसको क्या बोलेंगे? पेल्विक कैविटी बोल देंगे, सीधी सी बात है। जो उसका नीचे का फ्लोर होगा उसको क्या बोलेंगे? पेल्विक फ्लोर बोल देंगे, सीधी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो, अब ये पेल्विक यूरेथ्रा जो है, उसके बाद क्या यहाँ पे पेनाइल यूरेथ्रा में चेंज हो जाता है। चेंज कुछ ऐसा चेंज नहीं होता है, बट वो पेनिस के अंदर यूरेथ्रा तो उसको पेनाइल यूरेथ्रा बोल देते हैं, और जो पेल्विक कैविटी के अंदर यूरेथ्रा तो उसको पेल्विक यूरेथ्रा बोल देते हैं। बस इतनी सी बात है, ठीक है साहब। अब ये देखो, ये मैंने आपको बताया था जो टेस्टिस रहता है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, क्योंकि इसके अंदर स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है, पहली बात। दूसरी बात, अब इसको प्राइमरी बोल रहे हैं तो कुछ बाकी के एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स भी होंगे। तो एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स में क्या क्या आ जाएगा आपका? ये जो हमने पढ़ा ना सारा, वास डिफरेंस एम्पूले, और ये सेक्स ग्लैंड से जो एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स इनको बोल देते हैं। कितनी ग्लैंड्स हमने यहाँ पे पढ़ी हैं? हमने 3 ग्लैंड्स पढ़ी हैं यहाँ पे। सबसे पहली कौन सी होती है? सेमिनल वेसिकल होती है। दूसरी कौन सी होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड होती है।
तीसरी जो मैंने आपको पूरा अभी यहाँ पे बताया, इलियम के बाद कौन सी बोन आती है, इस्चियम। यहाँ पे इलियम है तो यहाँ पे इस्चियम आती है लगभग यहाँ पे। अब एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, एक आइडिया दे रहा हूँ बस जल्दी से याद हो जाए ताकि। ये जो इस्चियल आर्क होती है ना, जहां से वो घूम रही होती है, बाहर निकल के आती है, इस्चियल आर्क यहां पे रहती है वो इस वाले पोर्शन पे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, ये जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, काउपर्स ग्लैंड है, इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, कहां पे होती है ये इस्चियल आर्क के पास होती है। होपफुली आप समझ में आ गया होगा। ये हिप बोन का जो इलियम के बाद इस्चियम पार्ट आता है, उसकी जो आर्क निकली होती है यहां पे होती है, और इस आर्क के पास ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड मिलती है। तो आंसर क्या जाएगा क्वेश्चन में कि ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या फिर काउपर्स जो ग्लैंड है वो इस्चियल आर्क के पास आपको मिलती है, ठीक है जी। चलिए, आप लोग तभी बोल सकते हैं जब आपको लग रहा हो कि आवाज नहीं आ रही है, ये बताने के लिए कि आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। जो क्वेश्चन होंगे, मुझे पता है इसमें कुछ नहीं है, कोई इतना क्वेश्चन बनता नहीं, इसमें से भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो मतलब हद हो जाएगी। ये पूरी डॉक्टरी करने के बाद इसमें इतना भी बता रहा हूं, इसमें भी कोई क्वेश्चन बन रहा है तो मुझे नहीं लगता फिर वो मतलब बात बनेगी, ठीक है। यहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनता। क्वेश्चन जब बनेगा, जो मुझे लगेगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, कुछ ऐसा हो सकता है, तो मैं खुद पूछ लूंगा आप लोगों से। फिर भी नहीं समझ में आता है, फिर भी यहां पे भी क्वेश्चन है, तो प्लीज लेक्चर के बाद कंप्लीट होने दो लेक्चर को, उसके बाद आप अपने कॉपी पे लिखते चले जाओ सारे डाउट। लेक्चर के बाद सबके डाउट लेंगे, ठीक है। बट जिसको समझ में आ रहा है सब कुछ, प्लीज उसको लास्ट तक जाके उसको अपनी प्रिपरेशन करने दो, जिसको डाउट है वो लास्ट में पूछो। चलो, द सर ये मेल हिंदी में नहीं रिप्रोडक्टिव आएगा क्या? सिस्टम की बात करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या बोलना चाह रहा है, यही टेस्टिस जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स क्या रहते हैं, अगर मैं बात करूं एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स भी बोल सकता हूं इनको। तो एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स में क्या आएंगी, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। क्या है ये, एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स हैं। अगर मैं एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स की बात करूं तो इसमें ये भी ऐड कर देंगे, एपिडिडाइमिस है, डक्टस डिफरेंस है, और इसके बाद क्या बताया था हमने, बस वही आ जाएंगी, ग्लैंड का जो सिक्रेशन हो रहा था। कॉमन ओपनिंग क्या बताया था हमने, जो यूरिनरी ब्लैडर भी निकलता है, सेमिनल वेसिकल्स भी आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड भी आता है वहां पे, तो और जो पेल्विक यूरेथ्रा में ओपन होता है जाकर के, उसको हमने बोला था सेमिनेलिस कोलिक्यूलिस। सर हिंदी में नहीं आएगा क्या? प्लीज माइक म्यूट रखें, प्लीज क्लास में डिस्कशन ना करें प्लीज। कोपुलेटरी ऑर्गन में सबको इसमें कुछ है नहीं, ये पेनिसिलिन रहता है, और अदर कंपोनेंट्स में क्या है, स्क्रोटम एंड स्पर्मेटिक कोड। स्पर्मेटिक कोड के बारे में पढ़ेंगे, स्पर्मेटिक कोड के अंदर क्या क्या होता है वो भी डिटेल में देखेंगे। चलिए, अब बात आती है यूरोजेनाइटल डक्ट डेवलपमेंट इन कैटल्स की। अब बात ये है कि सर हम जेनाइटल ऑर्गन पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ रहे हैं, ये यूरो वाला पार्ट, यूरो मतलब यूरिनरी मतलब किडनी मतलब नेफ्रॉन मतलब, समझ रहे हो बात। सर जेनाइटल से किडनी पे क्यों जा रहे हो, सीधा जेनाइटल पार्ट बता दो, एम्ब्रियो बच्चे में ये होते हैं, और डायरेक्टली आंसर आपका खत्म हो जाएगा। बट ये आप जेनाइटल के साथ साथ यूरो वर्ड क्यों यूज कर रहे हो, यूरो जेनाइटल डक्ट डेवलपमेंट की बात क्यों कर रहे हो आप सीधा जेनाइटल डक्ट की बात कर लो ना। वो इसलिए करते हैं, वो यूरो वर्ड इसलिए लेके आना पड़ता है क्योंकि जिन लेयर से आपकी 3 जर्म लेयर होती हैं, ठीक है, कौन सी होती हैं आपकी, एक एंडोड्रम होती है, एक मेसोड्रम होती है, अब तीसरी बता दो कौन सी होती है जल्दी से। अब नहीं बोलोगे, एक्टोडर्म। ठीक है, एक्टो, एंडो और ये मेसोड्रम जो इंटरमीडिएट है। ये जो मेसोड्रम लेयर है ना, इन तीनों लेयर्स को क्या बोलते हैं हम बोलते हैं जर्म लेयर्स हैं, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएट होती हैं आगे जाकर के। इसमें से भी जो मेसोड्रम है ना, इस मेसोड्रम से क्या होता है, आपका यूरोजेनाइटल डक्ट बनती है। अब यूरोजेनाइटल डक्ट का मतलब क्या है, यूरोजेनाइटल डक्ट का मतलब ये हुआ, प्लीज माइक म्यूट रखें यार, प्लीज आप आंसर देके प्लीज माइक म्यूट रखा करें प्लीज। जो मेजो, क्योंकि मेरा फ्लो खराब हो जाता है, मैं स्टोरी लाइन से ट्राई करता हूं बताने की, वो बीच में टूटता है तो फिर कहीं और से वो शुरू हो जाता है। जो 3 जर्म लेयर्स होती हैं हमने बात करी, एक्टो, एंडो और मीजो, इसमें से जो मीजोड्रम लेयर है, इस मीजोड्रम लेयर से यूरोजेनाइटल डक्ट बनती है। अब मैं बोल रहा था कि सर जेनाइटल की बात कर लेते हैं सीधा यूरो, क्योंकि जो यूरो पार्ट है, जो किडनी वाला पार्ट है, उस पार्ट से ही जेनाइटल जो गोनेड्स हैं, या जो जेनाइटल ऑर्गन्स है, गोनेड्स नहीं बोलूंगा कि गोनेड किसी और तरीके से बनते हैं, वो किडनी वाले पार्ट से बनते हैं। जो किडनी के लिए जो पार्ट जाता है मेसोड्रम का, उसमें किडनी में तो वो काम नहीं आता है, फिर बाद में जाकर के वो क्या करने लगता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बनाने लगता है। जब वो फीटस होता है तब की बात कर रहा हूं, जो दुनिया में आ चुके तब की नहीं, जो फीटस है, जो जेस्टेशन पीरियड चल रहा है एनिमल का, उस बच्चे की बात कर रहे हैं, वहां का टाइम चल रहा है, ये वहां पे देख रहे हैं डेवलपमेंट, बच्चे में ही होगा ना डेवलपमेंट तो,
ठीक है। अब सबसे पहले मेसोडर्म लेयर थी, यहां तक पहुंचे थे हम। मेसोडर्म से हमने बोला यूरोजेनाइटल डक्ट, यहां तक पहुंचे। फिर यूरो वर्ड क्यों पढ़ रहे हैं जेनाइटल के साथ? क्योंकि यूरो इज रिलेटेड टू किडनी, और किडनी के एक पार्ट ऐसा होता है जिससे क्या जेनाइटल सिस्टम भी बनता है, मेल्स के अंदर जेनाइटल सिस्टम बनाने में वो हेल्प करता है। तो इसलिए हमें किडनी साथ में पढ़नी पड़ रही है, क्योंकि उसी से जेनाइटल पार्ट बन रहे हैं, कुछ कुछ पार्ट जेनाइटल के उससे बन रहे हैं, इसलिए हम यूरोजेनाइटल डक्ट यानी कि जो आपका यूरिनरी सिस्टम रिलेटेड डेवलपमेंट है और जो जेनाइटल का है उनको साथ में पढ़ रहे हैं, क्योंकि जेनाइटल का कुछ पार्ट किडनी वाले पार्ट से निकलेगा। किडनी के लिए क्या वर्ड यूज कर लेते हैं हम? जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है नेफ्रॉन यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब ये चीजें अगली स्लाइड पे चलते हैं थोड़ा, क्योंकि अगली स्लाइड के लिए मैं बता रहा था आपको, उसके बाद पीछे वाले पे चलेंगे। एक पार्ट होता है जो डेवलपमेंट ऑफ यूरिनरी सिस्टम देख रहे हैं। पहले देखो, जेनाइटल से कुछ नहीं पढ़ रहे हैं अभी, डेवलपमेंट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। प्रोनेफ्रोज होता है, ये तो एक ट्रांजिएंट फेज होता है जिसमें नॉन फंक्शनल किडनी स्ट्रक्चर बनते हैं और उसके बाद ये क्विकली रिग्रेस भी हो जाते हैं, बट बनते हैं, आता है, दिखने को मिलता है, तो इसलिए इसका नाम बता दिया। अब क्वेश्चन आता है, अगर आपका बोलता है कोई एक नॉन फंक्शनल किडनी स्ट्रक्चर जो बनता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ यूरिनरी सिस्टम, कौन सा होता है? प्रोनेफ्रोज। आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, एंड्रोलॉजी, मतलब ये तो फिजियोलॉजी का क्वेश्चन, ये तो एम्ब्रियोलॉजी में चला जाएगा। नहीं, ये पार्ट हमें लेना पड़ता है, इससे हमें समझना पड़ता है। इवन फीमेल के पार्ट्स भी यहां से बनेंगे। अगर किसी को लग रहा है कि सर एंड्रोलॉजी नहीं है, फीमेल के पार्ट्स भी यहां से बनते हैं, तो ये सिस्टम जो है ये कॉमन हो जाता है। ये किसी भी सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन डालेंगे तो कहीं से भी बोल सकते हो आप, एम्ब्रियोलॉजी में बोल दो, आप इसमें बोल दो, एंड्रोलॉजी में बोल दो, आप गायनिकोलॉजी में बोल दो, तीनों जगह से ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तीनों जगह से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये सारे पार्ट रिलेटेड है, ये कॉन्जंक्शन है। उस कॉन्जंक्शन में से ये बोलेंगे आपको कि गायनी आ रहा है सिर्फ, लेकिन पूछ लेंगे यहां से भी क्वेश्चन वो, ठीक है। ये कॉन्जंक्शन वाला पार्ट पढ़ रहा है। तो क्या बोल रहा हूं मैं, हमने क्या बोला था? यूरोजेनाइटल डक्ट। उसमें भी यूरो जो वर्ड है, उस किडनी से कुछ पार्ट निकल रहा था, मेल रिप्रोडक्टिव जो गोनेट्स थे उनमें हेल्प हो रही थी फॉर्मेशन में उनके। तो इससे पहले कि हम मेल वाले पार्ट्स पे जाएं, सबसे पहले हम किडनी को ही देख लेते हैं क्या हो रहा है, उसके बाद देखेंगे इस किडनी के कौन से वाले पार्ट से वो हेल्प कर रहा था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बनाने में। चलिए, डेवलपमेंट ऑफ यूरिनरी सिस्टम में पहला स्ट्रक्चर क्या बनेगा? प्रोनेफ्रोज। ये जो प्रोनेफ्रोज है ये क्या होता है? इससे नॉन फंक्शनल किडनी स्ट्रक्चर है, मतलब कोई फंक्शन का नहीं है, किसी काम का नहीं है, बट अपीयर हो जाता है, उसके बाद ये तुरंत रिग्रेस भी हो जाता है, मतलब खत्म भी हो जाता है, ठीक है साहब। लेकिन आता तो है। मीजोनेफ्रोज ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये काम का है अपने। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि किडनी फंक्शन सब कुछ यहां पे करने लगेगी क्या? नहीं, क्योंकि हमारे जो एंड्रोलॉजी और गायनिकोलॉजी के टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो जो पार्ट निकल के आएंगे वो इस मीजोनेफ्रोज पार्ट से निकल करके आते हैं, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बोलोगे सर पढ़ तो डेवलपमेंट ऑफ यूरिनरी सिस्टम रहे हैं, उसके लिए बताओ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वही है जो फंक्शनल है, जो किडनी की तरह फंक्शन करेगा, और वो पार्ट है मेटानेफ्रोज। द फाइनल फंक्शनल किडनी डेवलप्स फ्रॉम द यूरेट्रिक बड एंड मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम। तो ये जो लास्ट वाला आपका स्ट्रक्चर बनता है मेटानेफ्रोज, जो बनता है, इस मेटानेफ्रोज से फंक्शनल किडनीज बनती है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट यूरिनरी डेवलपमेंट सिस्टम। इस किडनी वाले पार्ट जो हमारे लिए हमारी एंड्रोलॉजी और गायनिकोलॉजी में इंपॉर्टेंट है, वो पार्ट कौन सा है? मीजोनेफ्रोज है। और उस मीजोनेफ्रोज पार्ट से क्या बोलते हैं इसको? अगर किडनी से रिलेटेड बताना हो तो ये फंक्शन करता है किडनी के तौर पे, लेकिन टेम्परेरी काम करता है, उसके बाद परमानेंट कौन काम करेगा? मेटानेफ्रोज करेगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मेजोनेफ्रोज टेम्परेरी काम करता है या ये पूरा फुल्ली फंक्शनल होता है? टेम्परेरी काम करता है। प्रोनेफ्रोज ये सर काम ही नहीं करता, ये तो आता है और चला जाता है, रिग्रेस हो जाता है। मेन काम कौन करता है? मेटानेफ्रोज। अब बताओ इस किडनी के डेवलपमेंट में अपने काम की चीज क्या है? मेजोनेफ्रोज। क्यों? क्योंकि ये कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ वोल्फियन डक्ट इन मेल्स। ये वोल्फियन डक्ट जो बनती है मेल्स के अंदर, यहां पे ये कंट्रीब्यूट करता है। और इसी का पैरामेसोनेफ्रिक जो पार्ट होता है, मेरे को पता है, बोलो सर ये वोल्फियन मेल का बोला आपने, फीमेल भी बोल रहे थे गायनिकोलॉजी। बताता हूं, जो पैरामेसोनेफ्रिक पार्ट होता है, उस पैरामेसोनेफ्रिक पार्ट से क्या होता है? कौन सी डक्ट होती है फीमेल्स के अंदर? म्यूलेरियन डक्ट जो होती हैं वो पैरामेसोनेफ्रिक पार्ट से डेवलप होती हैं, और सीधा मेसोनेफ्रिक से कौन हो रहा है? मेल्स। जो वोल्फियन डक्ट बन रही है, उस वोल्फियन डक्ट से कुछ मेल के पार्ट्स बनने वाले हैं। कौन से मेल के? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बनने वाले हैं। और ये मेल कहां पे है? बोलने में मेल आ रहा है, ये बच्चा है, पेट के अंदर है अभी, वहां पे डेवलपमेंट चल रहा है, ठीक है। चलो, डेवलपमेंट ऑफ द मेल यूरोजेनाइटल डक्ट्स।
अब यहाँ पे मेल यूरोजेनाइटल बोलना पड़ रहा है, बट बात करेंगे मेल्स की। तो वोल्फियन डक्ट जो कि कहां से बनी है, यूरिनरी सिस्टम के डेवलपमेंट में जो दूसरे वाला फेज था मीजोनेफ्रोज, यहां इसने कंट्रीब्यूट किया था टू द डेवलपमेंट ऑफ वोल्फियन डक्ट। इसलिए मैं बोल रहा था शुरू से ये यूरोजेनाइटल सिस्टम पढ़ने से पहले हमें यूरोजेनाइटल जो वर्ड उसके आगे यूज कर रहे हैं यूरो और फिर जेनाइटल बोल रहे हैं, वो यूरो वाला क्यों बोल रहे थे, क्योंकि इस यूरो के मीजोनेफ्रोज से हमारा आया था वोल्फियन डक्ट। ठीक है, तो वोल्फियन डक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं ऐसा। अब देखो, द वोल्फियन डक्ट परसिस्ट इन मेल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस्ड बाय द फीटल टेस्टिस। जो फीटल, आप बोलोगे सर ये टेस्टिस कहां से आ गए, टेस्टिस जो रहता है, ये भी सुन लो अब बात। बोलोगे सर ये मैंने बोला था ना, सारे पार्ट नहीं बनते हैं वोल्फियन डक्ट से, सारे पार्ट नहीं बनेंगे, कुछ पार्ट्स बनते हैं। अब टेस्टिस जो है वो दूसरे तरीके से बनता है। कैसे बनता है, आपको पता है जो फीटस होता है उसमें सिलोमिक कैविटी होती है, सिलोमिक कैविटी होती है उसके अंदर, लगा लीजिए ये है नॉर्मली। तो सिलोमिक कैविटी का मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, इसके चारों तरफ क्या होगी, सिलोमिक एपिथेलियम होगी, और उसके अंदर की जो कैविटी है उसको सिलोमिक कैविटी बोल देते हैं। अब जो सिलोमिक एपिथेलियल सेल्स होती है ना, वो क्या करती हैं, वो अपना एक जगह से थिक होना स्टार्ट हो जाती हैं, और थिक होकर के वो क्या बनाती हैं, वो गोनेडल रिजेस बनाते हैं। क्या बनाती हैं वो थिक होकर के एक जगह से गोनेडल रिज बनाना स्टार्ट कर देगी, और जो गोनेडल रिज होगा ना, उससे किसका फॉर्मेशन हो जाता है, टेस्टिस का फॉर्मेशन हो जाता है, कोड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। हालांकि वो सोलिड मैच्योरिटी पे, प्यूबर्टी पे जाके होते हैं, बट टेस्टिस का फॉर्मेशन यहां पे स्टार्ट हो जाता है, और उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। अब मैं फिर से बोल रहा हूं, ये पेट में ही है बच्चा, अभी बाहर नहीं निकला है, तब का डेवलपमेंट चल रहा है, मीजोड्रम से वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं अब। ठीक है, ये बात बतानी जरूरी थी। अब जो टेस्टिस बन चुके हैं पहले से, किससे, सिलोमिक एपिथेलियम की जो सेल्स थी वो थिक होना स्टार्ट हुई, उनसे गोनेडल रिज बना, और गोनेडल रिज से टेस्टिस बने। उन टेस्टिस से क्या निकलेगा, टेस्टोस्टेरोन निकलेगा, और वो टेस्टोस्टेरोन जो है वोल्फियन डक्ट को क्या डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर देगा, उसको चेंज करना स्टार्ट कर देगा, उसका डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर देगा। कौन, टेस्टोस्टेरोन। अब बोलोगे सर अगर फीमेल पार्ट रहा, काउंटर पार्ट फीमेल रहा, जरूरी थोड़ा ना, हम एंड्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, बट गायनिकोलॉजी मतलब फीमेल भी हो सकती है, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो क्या वहां पे टेस्टिस बनेंगे क्या गोनेडल रिज से, नहीं बनेंगे, वहां पे टेस्टिस नहीं बनेंगे। तो वहां पे क्या नहीं होगा, वहां पे टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा। अब नहीं होगा तो क्या वोल्फियन डक्ट का क्या डेवलपमेंट होगा, क्या वोल्फियन डेवलप इससे डक्ट से मेल के काउंटर पार्ट जो गोनेड्स है वो बनना स्टार्ट होंगे क्या, जो दूसरे पार्ट्स हैं, दूसरे पार्ट कौन से हैं उनको ही खत्म कर दो पहले, दूसरे पार्ट बोल रहा हूं, आपको लगेगा सर ये दूसरे पार्ट बताओ पहले, ऐसे तो अच्छा नहीं लग रहा। ये है दूसरे पार्ट, तो टेस्टिस है, ये सिलोमिक एपिथेलियम के गोनेडल रिज से बना है, और जो मीजोडर्म थी इससे क्या, एक नेफ्रिक रीजन यानी कि यूरिनरी सिस्टम वाला डेवलपमेंट, प्रोनेफ्रोज रिग्रेस हो जाता है, मीजोनेफ्रोज क्या था ये, टेम्परेरी फंक्शनल होता है, मेटानेफ्रोज फुल्ली फंक्शनल किडनी बन जाती है। बट हमारे काम का क्या था, मीजोनेफ्रोज, क्योंकि इससे क्या निकल रहा था हमारा, इससे हमारा मीजोनेफ्रिक डक्ट निकल रही थी, जिसमें हमने क्या बोला था, वोल्फियन डक्ट जिसको बोला था हमने। अब ये पार्ट बनते हैं यहां से, कौन से पार्ट, ध्यान से देख लो इसको घूर के बिल्कुल, वेस्ट डिफरेंस और एपिडिडाइमिस, ये पार्ट बन रहे हैं। इवन सेमिनल वेसिकल भी बोल देते हैं इसके अंदर, एम्पुले बोल देते हैं, बट आप मान के चलो वेस्ट डिफरेंस और एम्पुले एक ही चीज होती है। वेस्ट डिफरेंस जब बल्ज आउट कर जाता है थोड़ा सा, उसको एम्पुले बोल देते हैं, या आपको अलग से ऐड करना हो तो ये भी बोल सकते हो, वास्ट डिफरेंस, एम्पुले, एपिडिडाइमिस। ये पार्ट किससे बनते हैं, ये मीजोनेफ्रिक वाले से बनते हैं। बट क्या टेस्टिस बन रहा है क्या मीजोनेफ्रिक से, नहीं बन रहा है। क्या बन रहा है, कहां से बन रहा है, वो सिलोमिक एपिथेलियम के गोनेडल रिज से टेस्टिस बन रहा है। अब सिलोमिक एपिथेलियम के गोनेडल रिज से टेस्टिस, वो डिपेंड करता है जेनेटिक्स के ऊपर, क्रोमोजोम नंबर क्या है। अगर XX हुआ तो गोनेडल रिज बन के यहाँ पे टेस्टिस आएंगे क्या, नहीं, ऑब्वियसली नहीं आएंगे। अगर XY है तो क्या आएगा, सिलोमिक एपिथेलियम से फीमेल सॉरी मेल पार्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर XX है तो क्या आना स्टार्ट हो जाएगा, फीमेल पार्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि यूट्रस वाला पार्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मेन बात क्या है, अगर यहां पे मेल था तो उसमें टेस्टिस का फॉर्मेशन हुआ, टेस्टोस्टेरोन निकला, और जो वोल्फियन डक्ट किडनी के मीजोनेफ्रिक पार्ट से डेवलपमेंट जिसका स्टार्ट हुआ था, किडनी के मीजोनेफ्रिक पार्ट से, जो बीच वाला पार्ट था जो टेम्परेरी फंक्शनल था, उससे क्या निकला था अपना, ये सारी चीजें बनना स्टार्ट हुई थी। कौन सी सारी चीजें अभी बताई यहाँ पे, 2-3, वेस्ट डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, एम्पुले, इवन सेमिनल वेसिकल भी मान लेते हैं इसमें। ठीक है, ये बनना स्टार्ट हुई, क्यों बनी, मीजोनेफ्रिक पार्ट से क्यों बनी, क्योंकि गोनेडल रिज से जो टेस्टिस बने हुए थे वहां से टेस्टोस्टेरोन निकल रहा था, और वो टेस्टोस्टेरोन किसका डेवलपमेंट करा रहा था, किसका डेवलपमेंट करा रहा था,
ये मीजोनेफ्रिक डक्ट यानी कि वोल्फियन जो डक्ट थी उनका डेवलपमेंट करा रहा था। अगर यहां पे मेल की जगह फीमेल हुई तो टेस्टोस्टेरोन नहीं निकलेगा, और नहीं निकलेगा तो क्या होगा, क्या वोल्फियन डक्ट डेवलप होगी, क्या नहीं होगी। तो कौन सी डक्ट से डेवलप होंगी उनमें, बताया था अभी फीमेल्स के अंदर मुलेरियन डक्ट। मुलेरियन डक्ट्स होती हैं। कौन से पार्ट से आती हैं वो, पैरामीजोनेफ्रिक पार्ट से आती हैं, और जबकि मेल वाला जो वोल्फियन डक्ट है वो मीजोनेफ्रिक पार्ट से आ रहा था। ठीक है, मतलब है मीजोनेफ्रिक से रिलेटेड, पैरा बोल दो या मीजो बोल दो उसको। ठीक है जी, चलिए अब फीमेल के अंदर फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि फीमेल में यहाँ पे टेस्टिस नहीं बनेंगे, क्योंकि उनका क्रोमोसोम क्या होता है, एक्स एक्स होता है। अब टेस्टिस नहीं बनेंगे, टेस्टोस्टेरोन नहीं आएगा, टेस्टोस्टेरोन नहीं आएगा, तो यहाँ पे वोल्फियन और मुलेरियन डक्ट तो दोनों में ही मिलेंगे, वेदर इट इज मेल और फीमेल, वो फॉर्मेशन तो दोनों में ही होगा। उसके बाद उसका डेवलपमेंट होना है या वो रेमिनेंट पार्ट बन के रह जाएंगे हमेशा के लिए, वो बात है बस। अब बताता हूं उसके ऊपर भी आपको। अगर जो मेल्स होते हैं उनमें जो फीमेल काउंटर पार्ट होता है, मतलब कि ये मुलेरियन जो डक्ट है जो कि फीमेल्स के अंदर मिलती है, मतलब मिलेगी मेल्स में भी लेकिन डेवलप फीमेल्स में होगी, उससे क्या बनेगा, यूट्रस बनेगा, उससे लोअर पार्ट जो अपर पार्ट ऑफ वेजाइना होता है वो भी बनता है, उससे फैलोपियन ट्यूब भी बनती है, उससे किससे, मुलेरियन डक्ट से। बट अगर वो मुलेरियन डक्ट, अब मेल फीमेल कुछ भी हो, डक्ट तो दोनों में ही है, डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा वो एक अलग बात है ना, बट डक्ट तो दोनों में ही मिल रही है। अगर मेल होगा, टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होगा तो वोल्फियन डक्ट ही चलेगी, ठीक है, मुलेरियन नहीं चलेगी। और क्या रीजन होता है मुलेरियन का ना चलने का, रिग्रेस होने का, उससे एंटी मुलेरियन हार्मोन भी निकलता है सर्टोली सेल से। वो एंटी मुलेरियन हार्मोन क्या होता है, वो क्या उसको जाकर के काम नहीं करने देता, उनको मुलेरियन डक्ट को खत्म कर देता है बिल्कुल, एंटी मुलेरियन। तभी इसको क्या बोलते हैं, एंटी मुलेरियन हार्मोन इसको बोलते हैं। गलती से इसको ये मत समझ लेना ये टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, स्टीरोइड होता है। ये क्या है, ये ग्लाइकोप्रोटीन है। एंटी मुलेरियन जो हार्मोन है वो क्या है, अभी यहां पे देखो गायनी भी आ रही है, थोड़ी थोड़ी सी दिख रहा है ना, गायनी आ रही है। तो यहाँ पे क्या, क्योंकि फॉर्मेशन हो रहा है ना, फॉर्मेशन में तो दोनों चीज पढ़ेंगे साथ के साथ। अब देखो एंटी मुलेरियन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन नहीं होता है, उसका नेचर क्या होता है, केमिकल नेचर टेस्टोस्टेरोन का, वो स्टीरोइड होता है। और ये एंटी मुलेरियन हार्मोन क्या होता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब जो कार्बोहाइड्रेट की चेन होती है, ओलिगोसैकेराइड बोल दो एग्जांपल्स के साथ आप, वो किस साइड चेन से मिला होता है, वहां पे अमीनो एसिड की साइड चेन से मिला होता है। क्या बोलते हैं इसको, इसको ग्लाइकोप्रोटीन बोल देते हैं, ठीक है। जबकि टेस्टोस्टेरोन क्या है, एक स्टीरोइड है। तो ये दो अलग हार्मोन है, ऐसे मत सोचना कि मेल के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन है वही डेवलप नहीं होने देते मुलेरियन डक्ट को, नहीं, उसके लिए एंटी मुलेरियन भी है, टेस्टोस्टेरोन तो है ही, बट टेस्टोस्टेरोन का मेन काम क्या है, वो वोल्फियन डक्ट जो है उसको डेवलप करवाएंगे, और डेवलप करवा करके क्या बनाएंगे, वो वास्ट डिफरेंस बनाएंगे, वो एपिडिडाइमिस बनाएंगे, वो एम्पूले बनाएंगे, वो सेमिनल वेसिकल भी बनाएंगे। क्या वो टेस्टिस बनाएंगे, क्या नहीं, क्योंकि वो तो सिलोमिक एपिथेलियम गोनेडल रिज से बना रहा है, और इन टेस्टिस से जो टेस्टोस्टेरोन निकल रहा था वो क्या कर रहा था, वो टेस्टोस्टेरोन वोल्फियन डक्ट को डेवलप करवा करके ये सारे पार्ट बनवा रहा था, वास्ट डिफरेंस और ये सब। यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन ही नहीं होता तो वोल्फियन डक्ट कभी डेवलप ही नहीं हो पाती। और यहाँ पे इस केस में मुलेरियन क्यों डेवलप नहीं की, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का लेवल तो हाई था, प्लस में एंटी मुलेरियन हार्मोन भी। अब यहाँ पे एक कंडीशन और आती है, अगर ट्विन है, किसी कैटल में ट्विन है, एक मेल पार्ट है एक फीमेल पार्ट है, तो जो टेस्टोस्टेरोन वो रिलीज, ऑब्वियसली जो मदर है वो तो उसमें तो टेस्टोस्टेरोन के लेवल हाई होंगे नहीं क्योंकि वो फीमेल है, और जो ट्विंस हैं उसके एक मेल एक फीमेल, जो मेल है वहां पे तो सिलोमिक एपिथेलियम से गोनेडल रिज से होता हुआ टेस्टिस बन चुका है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज कर रहा है, तो वो टेस्टोस्टेरोन उसकी खुद की बॉडी में वोल्फियन डक्ट को डेवलप करवा रहा है, मुलेरियन को सप्रेस करवा रहा है, बट वो ब्लड के थ्रू होते हुए फीमेल काउंटर पार्ट में भी चला जाएगा जो ट्विन है उसकी। अब उसमें तो टेस्टोस्टेरोन नहीं था, टेस्टिस नहीं था, बट उसके साथ जो ट्विन है ना, जो मेल पार्ट है, उसमें तो टेस्टिस गोनेडल रिज से बना हुआ है, और वो हार्मोन रिलीज कर रहा है, और वो ब्लड से होते हुए फीमेल पार्ट में भी आ जाएंगे। तो उस कंडीशन को क्या बोल देते हैं हम, क्या बोलते हैं इस कंडीशन, हाँ जी, फ्री मार्टिन बोल देते हैं उन बच्चों को, या फिर प्रोसेस को बोल देते हैं फ्री मार्टिनिज्म, ठीक है। उसमें क्या होगा, जो फीमेल होगी उसके अंदर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, किसका किसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा उसमें, मुलेरियन डक्ट का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा,
क्योंकि वहां पे एंटी मुलेरियन हार्मोन भी निकल रहे थे उसमें, मेल से, सर्टोली सेल से, प्लस में टेस्टोस्टेरोन भी निकल रहे थे, और वो पूरा ब्लड से होते हुए फीमेल पार्ट में भी चले जाते हैं, तो पूरा फीमेल जो है वो खराब हो जाता है। ट्विंस में कौन खराब हो रहा है, फीमेल की मेल खराब? फीमेल। फीमेल खराब हो रही है, क्योंकि बेसिकली फीमेल बनने के लिए चाहिए ही नहीं होता कुछ, क्या, ना तो टेस्टोस्टेरोन चाहिए, ना ही एंटी मुलेरियन हार्मोन चाहिए, बन जाएगी फीमेल। और ये दोनों जहां पे है वहां पे मेल तो बनेगा, उसको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फीमेल को प्रॉब्लम हो जाएगी उस केस में, वहां पे उसके पार्ट नहीं बन पाएंगे। ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्चुअल है थोड़ा। चलो, अब मैं कुछ पार्ट आप लोगों को बता रहा था, जैसे ये रेमिनेंट पार्ट्स होते हैं अडल्ट में, उसमें भी ये वाला पार्ट है अपेंडिक्स टेस्टिस। ये किससे बनता है? पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट से बनता है। किस में मिलता है अपेंडिक्स टेस्टिस? ये मेल्स के अंदर मिलता है। ये रेमिनेंट है, मतलब कुछ फंक्शनल तो नहीं है, किसी काम का नहीं है, जो टेस्टिस रहते हैं उनके अपर पोल पे मिलता है ये, ठीक है। तो इसमें ये प्रॉब्लम बहुत करता है, लेकिन पैथोलॉजिकल कंडीशन या इसका क्या होता है, टोर्शन हो जाता है, टोर्शन की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है 50+ जो रहते हैं, खास करके ह्यूमंस के अंदर, मैं बता रहा हूं। ये जो पार्ट बना हुआ है अपेंडिक्स टेस्टिस में जरूर बोलना है, इसमें अपेंडिक्स टेस्टिस जरूर बोलना है, नहीं तो कंफ्यूजन होगा यहाँ पे भी लोग, सर एक अपेंडिक्स तो इंटेस्टाइन में भी होता है, सीकम के ऊपर राइट साइड में। हाँ, वो भी रेमिनेंट होता है, बट यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, अपेंडिक्स टेस्टिस की बात कर रहे हैं, जो ऊपर वाले पोल के ऊपर मिलता है, टेस्टिस के ऊपर वाले पोल पे मिलेगा, और ये रेमिनेंट होता है, वो भी रेमिनेंट होता है। एक्चुअली इस अपेंडिक्स वर्ड का मतलब ही रेमिनेंट है, वेस्टिजियल है, मतलब किसी काम का नहीं है। जैसे हम बोलते थे उसमें अपेंडिक्स में क्या होता था, प्लांट के सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के काम आता था, बट अपेंडिक्स से अब कुछ काम नहीं आता, वो वेस्टिजियल हो गया ऑर्गन, वो रेमिनेंट हो गया, वो किसी काम का नहीं है, वो फंक्शनल नहीं है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। और ये टेस्टिस जो अपेंडिक्स है, ये किससे रिलेटेड है? ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। अब ये बना कहां से है? ये वही पार्ट है किसका? मुलेरियन डक्ट का पार्ट है ये। अब मेल बना है, मुलेरियन डक्ट तो क्या डेवलप नहीं हो पाई, अब डेवलप नहीं हो पाई तो यहां पे रेमिनेंट के तौर पे वेस्टिजियल ऑर्गन की कोई फंक्शन नहीं है, नॉन फंक्शनल है। क्यों? क्योंकि मेल के अंदर वो एंटी मलेरियन हार्मोन थे, एएमएच जिसको बोला था, जो सर्टोली सेल से बन रहे थे, प्लस में लेडिक सेल, जो इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं लेडिक सेल्स की, वहां से टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी हाई था, तो वो फीमेल पार्ट वहां पे क्या फंक्शनल नहीं हो पाए, डेवलप नहीं हो पाए, तो उसमें से जो पैरामेजोनेफ्रिक डक्ट थी उसका जो पार्ट था, वो आकर के यहाँ पे अपेंडिक्स टेस्टिस बन जाता है। मैंने आपको बताया भी था, वोल्फियन डक्ट हो या मुलेरियन डक्ट हो, मेल हो या फीमेल हो, दोनों में मिलेंगे, बट फंक्शनल किस में होगा? अगर टेस्टोस्टेरोन है, एएमएच है, तो मेल, क्योंकि टेस्टिस क्रोमोजोम से आए हुए थे वो वाला पार्ट, और उनमें नहीं है तो वोल्फियन डक्ट ही होती है, क्योंकि सॉरी मुलेरियन डक्ट ही डेवलप हो जाती है अपने आप, क्योंकि वोल्फियन डक्ट को डेवलप करने के लिए हमें टेस्टोस्टेरोन और एएमएच के लेवल ज्यादा चाहिए। क्योंकि ये है ना कॉन्सेप्ट ऐसा, ये इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, क्या है क्या नहीं है, तो इसको इसलिए मैंने 2-2 3-3 4-4 बार बोल दिया, ताकि आपको अब तो समझ में आई। ठीक है साहब, चलो, ये यहाँ पे कुछ अनडिफरेंशियल जेनेटल स्ट्रक्चर है इन द एम्ब्रियो, और यहां पे इस साइड में है अडल्ट मेल काउंटर पार्ट्स, यानी कि ये जो पार्ट, ये यहां पे जो पार्ट शो किए गए हैं, ये सारे के सारे एम्ब्रियोनिक। प्लीज अपना माइक म्यूट करिए, प्लीज अपना माइक म्यूट कीजिए प्लीज। जो लेफ्ट साइड में एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है, प्लीज यार देखो माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज, मत करो, बार बार मत बुलाया करो। जो अनडिफरेंशिएटेड जेनाइटल स्ट्रक्चर्स हैं यहां पे लिखे गए हैं, और इनका जो अडल्ट मेल काउंटर पार्ट बनेगा, इनसे क्या बनेगा मेल में जाकर के, वो राइट साइड में लिखे गए हैं। तो एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर जो है, गोनेड से क्या बनता है? टेस्टिस बनता है। मेजेंट्री से क्या बनता है? मीजोआर्कियम बनता है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसका काम क्या होता है? जो टेस्टिस होते हैं उनको वो पोस्टीरियर साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में चिपका करके रखते हैं। ठीक है, गुबर्नाकुलम लिगामेंटम टेस्टिस में कन्वर्ट हो जाता है। गुबर्नाकुलम का काम क्या होता है? गुबर्नाकुलम इसका डिसेंट करवाता है, टेस्टिस का डिसेंट करवाता है फ्रॉम एब्डोमिनल। प्लीज यार माइक म्यूट कर लो यार, कितनी बार बोल दिया आप लोगों को, पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा। इतना रिक्वेस्ट तो मतलब आधी एनर्जी तो मेरी माइक म्यूट करवाने में चली जाती है, अब देखो उसके बाद भी कोई म्यूट नहीं सर आप म्यूट ऑन कर दीजिए मुझे। तो आप खुद ही सबको म्यूट कर दीजिए। 2068 एक मिनट रुको, देखता हूँ मैं कैसे बताया। उनको परमानेंट म्यूट कर देते हैं जो आवाज कर रहे हैं अभी।
अभी एक बार खुद को म्यूट कीजिए, सारे के सारे जो म्यूटेड नहीं है मैं उनको म्यूट करता हूँ। ठीक, ओके कूल। चलिए जी, एक दो शरारती तत्व होते हैं, कोई बात नहीं। चलो अब देखो गुबर्नाकुलम के बारे में क्या बोल रहे थे, इनका काम क्या रहता है, ये अडल्ट मेल काउंटर पार्ट में क्या बन जाएंगे, लिगामेंटम टेस्टिस ये बन जाएंगे। इनका काम क्या होता है, उसके बाद वो जाकर के रिग्रेस हो जाते हैं, उनका कुछ काम नहीं बचता। तो उनको सेट करते हैं स्क्रोटम में ले जाकर के, और उनकी एनाटोमिकली जो पोजीशनिंग होती है ना, उसको पोजीशन करवा करके वो, उनका कुछ काम नहीं रहता है उसके बाद। लेकिन गुबर्नाकुलम का क्या काम है, जो कि एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर में मिलता है, जो एब्डोमेन होता है ना, उस एब्डोमेन से वो टेस्टिस को डिसेंड करवा करके स्क्रोटम में लेकर के आता है। कौन? गुबर्नाकुलम लेकर के आता है। ये कहां पे हो जाता है, ये जब वो यूट्रस के अंदर है बच्चा, उसी टाइम पे हो रही है ये सारी चीजें, एक्सेप्ट वन स्पीसीज। एक स्पीसीज के अंदर क्या होता है, वो जब बर्थ ले लेता है उसके भी 5 दिन बाद जो उसके टेस्टिस हैं वो एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम के अंदर आते हैं, डोग के अंदर 5 दिन बाद आते हैं। बाकी की क्या डिसेंट बचपन से ही हो जाते हैं, क्या मतलब जब पेट में होता है बच्चा तभी डिसेंट हो जाते हैं वो, ठीक है। कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जिनमें जो टेस्टिस रहते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी में ही रहते हैं, जैसे कि एलिफेंट हुआ, जैसे कि राइनासोर हुआ, जैसे कि मछलियां हुई, वहां पे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही रहते हैं। वेल हुई, सील हुई, डॉल्फिन हुई, ये एग्जांपल किसके हैं, जिनके एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही रहेंगे, उनके डिसेंट ही नहीं होंगे। और एक एग्जांपल ऐसा है जिसमें बर्थ होने के भी 5 दिन बाद डिसेंट होते हैं। यूजुअली क्या, जब यूट्रस में होता है बच्चा तभी हो जाते हैं, ठीक है। उसमें डॉग स्पीसीज है जो बर्थ लेने के भी 5 दिन बाद उनके टेस्टिस जो हैं स्क्रोटम के अंदर डिसेंट होते हैं। कौन करवाता है? एब्डोमिनल कैविटी से इनगोइनल कैनाल से होते हुए स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस को कौन लेकर के आता है, कौन हेल्प करता है? गुबर्नाकुलम लिगामेंट हेल्प करता है, जो कि एडल्ट काउंटर पार्ट में लिगामेंटम टेस्टिस बन जाता है, ठीक है। अब पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है, मतलब मुलेरियन डक्ट। अब इससे ही तो बनती है ना, ये इसको बोल दीजिए आप, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है, इससे क्या बन रही है, मुलेरियन डक्ट बन रही है। मतलब बेसिकली ये बात है, मुलेरियन जो डक्ट है ना वो फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है। अब देखो इससे अपेंडिक्स टेस्टिस बन रहे हैं, ठीक है। अभी तो हमने डिस्कस किया था पीरो, ये मुलेरियन हो या वोल्फियन डक्ट हो, दोनों में ही होंगे, मेल में भी दोनों होंगी, फीमेल में भी दोनों होंगी। मेल के अंदर पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट का जो रेमिनेंट बचा हुआ था उसको क्या बोल रहे थे हम? अपेंडिक्स टेस्टिस बोल रहे थे। तो यही बोल रहा है एम्ब्रियो वाले पार्ट में पैरामीजोनेफ्रिक जो डक्ट थी वो मेल के अंदर किस फॉर्म में आएगी? अपेंडिक्स टेस्टिस की फॉर्म में आ जाएगी। चलिए सर, मीजोनेफ्रिक डक्ट, जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है इससे क्या बनेगा? वोल्फियन डक्ट। वोल्फियन डक्ट मेल के अंदर क्या क्या बन रहा था उससे? एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, एम्पुले, ठीक है। जेनाइटल ट्यूबरकल से पेनिस बनता है, जेनाइटल फोल्ड से पेनाइल यूरेथ्रा बनता है, फोल्ड से बनता है यूरेथ्रा, और जेनाइटल स्वेलिंग्स जो रहती हैं, स्वेलिंग से स्क्रोटम बनता है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं सीधे सीधे, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगा दिया आपको, बिल्कुल अजीब ना लगे याद करने में, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। चलिए ये वही है, गुबर्नाकुलम एक फाइब्रस कोड होता है एंड इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन गाइडिंग द डिसेंट ऑफ द टेस्टिस। एज इट ग्रोज इट पुल्स द टेस्टिस डाउन टुवर्ड्स द स्क्रोटल स्वेलिंग, जो स्क्रोटल स्वेलिंग होती है उसकी तरफ लेकर के आता है, उसके बाद वो अवे फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी बिटवीन द थाइज टेस्टिस को लेकर के आ जाता है, ठीक है। बस यही बात बोलना चाह रहा है, फ्रॉम एब्डोमेन टू थाइज, ठीक है। कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जिनमें जो टेस्टिस होते हैं वो बिटवीन द थाइज होते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिसमें आउटसाइड द थाइज रहते हैं, ठीक है। वो बता देंगे, एग्जांपल आ जाएंगे आगे, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं, सारा सब कुछ नहीं बताना चाह रहा हूं। एट द सेम टाइम एन elongated diverticulum of peritoneum called the processus vaginalis form which help create the spermatic cord। इसकी वजह से क्या क्या बनता है बेसिकली, देखो ध्यान से बात सुनो, ये बोलना चाह रहा है प्रोसेसस वेजाइनालिस फॉर्म्स, ये किससे बन रहे हैं? ये सेम टाइम पे हो रहा है जब गुबर्नाकुलम जो फाइब्रस कोड है वो टेस्टिस को एब्डोमेन से स्क्रोटम की तरफ लेकर के जा रहा है। उसी टाइम पे क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन ही रह जाएगा हमेशा। उसी सेम टाइम पे क्या होता है, जो पेरिटोनियम है उसका एक एलोंगेटेड डाइवर्टिकुलम बन जाता है, एलोंगेट होकर के वो डाइवर्टिकुलम बन जाता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेसस वेजिनेलिस फॉर्म्स, ठीक है। ये बन गया, प्रोसेसस वेजिनेलिस बन जाता है, मतलब प्रोसेसस वेजिनेलिस बन जाता है, विच हेल्प्स क्रिएट द स्पर्मेटिक कोड। देखो स्पर्मेटिक कोड में हेल्प कर रहे हैं ये,
ठीक है, एंड अलाउज फॉर द एवेंचुअल फॉर्मेशन ऑफ द ट्यूनिका वेजिनैलिस अराउंड द टेस्टिस। ये ट्यूनिका जो वेजिनैलिस जो नाम आया है, जो टेस्टिस के ऊपर जो कवरिंग होती है, वो किससे आया है? इससे, वेजिनैलिस। ये जो प्रोसेसस वेजिनैलिस है, ये जो बनता है, और ये किससे बनता है? ये इलोंगेटेड डाइवर्टिकुलम ऑफ पेरिटोनियम से बनता है। हमने देखेंगे आगे जाकर के, जब आप स्ट्रक्चर देखोगे टेस्टिस का, उसमें हम देखेंगे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया होती है और ट्यूनिका वेजिनैलिस प्रोपरिया होती है। ठीक है, प्रोपरिया बाहर की साइड में आपको दिखेगी, एल्ब्यूजिनिया जो होती है अंदर की साइड में आपको दिखेगी। ठीक है, तो ये नाम कैसे आया? ये यहां से जनरेट होता है, पेरिटोनियम के डाइवर्टिकुलम से, उससे बनेगा प्रोसेसस वेजिनैलिस, उससे स्पर्मेटिक कोड, और उससे फिर फर्दर ये ट्यूनिका वेजिनैलिस, उसकी कवरिंग टेस्टिस की बाहर आ जाती है। चलो, टेस्टिकुलर डिसेंट में बता चुका हूं, एब्डोमिनल कैविटी से इनग्वाइनल कैनाल के थ्रू होते हुए स्क्रोटम में। इंपॉर्टेंट फॉर टेस्टिकुलर डिसेंट क्या क्या रहता है? गुबर्नाकुलम, क्योंकि यही लेकर के आता है। एंड्रोजन जो रहते हैं फीटल टेस्टिकल्स में, एंड्रोजन नहीं होंगे तो ऑब्वियसली फिर बात ही नहीं बनेगी। इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो रहता है उसकी वजह से भी, क्योंकि इनग्वाइनल कैनाल तो रहती है, स्पेस तो रहता ही है, और जो एब्डोमेन के अंदर बाकी ऑर्गन्स की वजह से जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो पड़ रहा है, उस प्रेशर की वजह से भी ये डिसेंट होता है। प्लस में ये जो हार्मोन है अपने मेल हार्मोन, उनकी वजह से भी होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये काम करवाता कौन है? गुबर्नाकुलम, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो डिसेंट हो ही नहीं पाएगा फिर तो। क्रिप्टोर्किडिज्म क्या होता है? डिसेंट की बात कर रहे हैं, अगर डिसेंट टेस्टिकुलर डिसेंट नहीं हो पाया किसी भी वजह से, या तो गुबर्नाकुलम एब्सेंट है, या एंड्रोजन एब्सेंट है, या फिर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर नहीं है, कोई भी रीजन हो, जैसे प्रेशर तो हमेशा ही रहेगा, ऐसा नहीं है प्रेशर नहीं रहेगा, तो या तो गुबर्नाकुलम काम का नहीं होगा, या एंड्रोजन हार्मोन प्रॉपर तरीके से नहीं निकल रहे होंगे, उनकी वजह से। क्रिप्टोर्किडिज्म में क्या होता है? डिसेंट नहीं हो पाता, या तो एक टेस्टिस का नहीं हो पाता, या दोनों ही टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में रह जाते हैं। उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, उसको हम बोलते हैं। ठीक है जी। अब एक बात सुनना, एंड्रोजन फ्रॉम फीटल टेस्टिकल्स, ये इंपॉर्टेंट होते हैं टेस्टिकुलर डिसेंट में। अब एंड्रोजन का मतलब सिर्फ टेस्टोस्टेरोन होता है क्या? ये एक ब्रॉड टर्म है, इसमें काफी सारे हार्मोन्स आते हैं, 3 हार्मोन्स आते हैं इसमें। बताएगा कोई? याद है तो किसी को? आपका तो लेक्चर हो भी गया था शायद जम्मू में। क्या क्या हार्मोन होते हैं इसमें? डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, और क्या होता है? एंड्रोस्टिन डायोन और फाइनल टेस्टोस्टेरोन। ये तीनों के तीनों किसमें मिलते हैं? ये एंड्रोजन्स के अंदर मिलते हैं, जिसमें प्राइमरी जो काम आता है, जो सबसे मेन जिसका काम होता है, वो टेस्टोस्टेरोन होता है, वो एक अलग बात है। ठीक है, चलिए। अब टाइम ऑफ डिसेंट बताया गया, ये सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसमें सबसे अलग बात क्या है? ये जितनी भी स्पीसीज ऊपर लिखी हुई हैं, टाइम ऑफ डिसेंट की मतलब टेस्टिकुलर डिसेंट की बात कर रहे हैं कि किस टाइम पे हो जाता है। मैंने बताया था ये सारा प्रोसेस कब हो रहा है? जो वो बच्चा यूट्रस में है, यानी कि डैम के अंदर ही अभी, मतलब बाहर नहीं निकला है दुनिया से। जो जेस्टेशन पीरियड स्टैलियन का चलता है ना, वो 9 to 11 मंथ में ही क्या डिसेंट हो जाता है टेस्टिकुलर का। कैटल में जब बच्चा 3.5 से 4 मंथ का होता है, उस टाइम पे टेस्टिकुलर डिसेंट हो जाता है। शीप गोट में 2.5 to 3 मंथ्स में हो जाता है, और स्वाइन में 3 मंथ्स ऑफ द जेस्टेशन में हो जाता है। लेकिन डॉग सबसे अलग क्यों है? जेस्टेशन पीरियड तो छोड़ दो, पूरा जेस्टेशन पीरियड होने के बाद, पार्चुरेशन होने के बाद, सब कुछ होने के बाद भी 5 दिन बाद टेस्टिकुलर डिसेंट हो रहा है, इसलिए ये थोड़ा अलग बन जाता है, इन सबसे अलग हो जाता है। मतलब ये तो ऐसा है, ये नहीं बताया था मतलब फिर, और ये गलत कर दिया किसी ने तो फिर तो कुछ ही नहीं। ठीक है, क्योंकि एकमात्र ऐसी स्पीसीज थी सभी में से। अब स्क्रोटम की बात करते हैं। इट इज ए बाइलोब्ड सैक दैट इनक्लोजेस द टेस्टिस। बाइलोब्ड होता है, ऑब्वियसली सबको पता है। लोकेशन बिटवीन द थाइज होती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि बोर एंड टोमकैट, जिसमें कोडल टू थाइज भी होता है स्क्रोटम। ठीक है, अब स्क्रोटल लिगामेंट क्या काम होता है स्क्रोटल लिगामेंट का? इट अटैचेस द टेस्टिस एंड एपिडिडाइमिस टू स्क्रोटम। क्या काम है स्क्रोटल लिगामेंट का? टेस्टिस को और जो एपिडिडाइमिस है, जो हमने पढ़ा था, टेल, बॉडी, हेड और टेस्टिस, उनको स्क्रोटम के साथ चिपकाने का काम होता है स्क्रोटल लिगामेंट का। लिगामेंट की, स्क्रोटल लिगामेंट की वजह से टेस्टिस जो एपिडिडाइमिस है, ये स्क्रोटम वॉल से अटैच हो जाते हैं। बट बुल्स के अंदर ये अब्सेंट होता है। क्या? ये अब्सेंट होता है। फंक्शन क्या क्या है? थर्मोरेगुलेशन फॉर टेस्टिस टू ऐड इन स्पर्म प्रोडक्शन, ये फंक्शन पढ़ रहे हैं हम स्क्रोटम के। ठीक है, तो थर्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है। कोई क्वेश्चन पूछ रहा था आप लोगों में से, टेम्परेचर क्या होता है? तो टेम्परेचर में ये बोलना चाह रहे हैं, थर्मोरेगुलेट करता है टेस्टिस के लिए टू ऐड इन द स्पर्म प्रोडक्शन। स्क्रोटम की बात कर रहे हैं सिर्फ, अभी वो पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस और वो सब तो बात ही नहीं करी, सिर्फ स्क्रोटम की बात कर रहे हैं। ये अपना बॉडी सरफेस एरिया बढ़ा लेता है जब, अगर टेम्परेचर जो रहता है
हमें मेंटेन करना है, लगा लीजिए बहुत ज्यादा गर्मी है तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि टेम्परेचर लो हो जाए, और बहुत ज्यादा सर्दी है तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि टेम्परेचर मेंटेन रहे, ज्यादा एनर्जी हीट लॉस ना हो। ठीक है, तो विंटर्स में क्या होता है, ये लगा लो 2 to 7 डिग्री या 2 to 6 बोल देते हैं, ऑन एन एवरेज 3.5 डिग्री सेल्सियस को बॉडी के टेम्परेचर से कम रखना है अपने आप को। ठीक है, तो बहुत ज्यादा हीट होती है, समर टाइम होता है तो ये फ्लैसिड हो जाता है, तो जब बहुत ज्यादा विंटर होती है तो श्रिंक हो जाता है, ताकि सरफेस एरिया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट वही है, सरफेस एरिया वाला। अगर लगा लीजिए बहुत ज्यादा हीट अंदर है और उस हीट को बाहर निकालना है तो क्या होगा, ये फ्लैसिड हो जाता है, स्क्रोटम जो है फ्लैसिड हो जाता है, मतलब अपना सरफेस एरिया बढ़ा लेता है। सरफेस एरिया जब बढ़ेगा तो जो हीट लॉस हो रहा था वो भी बढ़ने लग जाएगा, वो भी हीट लॉस ज्यादा हो जाएगा। क्यों कर रहा है, फ्लैसिड किस कंडीशन में होगा, जब हीट ज्यादा है उस कंडीशन में, यानी कि समर टाइम में। और जब बहुत ज्यादा कोल्ड है तो ये क्या, अपनी एनर्जी सेव करने की ट्राई करेगा, अपनी एनर्जी हीट को बाहर नहीं जाने देगा, क्योंकि टेम्परेचर मिनिमम तो मेंटेन करना ही होता है ना। तो उस टाइम पे ये अपना सरफेस एरिया कम होकर के बिल्कुल श्रिंक हो जाता है, ताकि सरफेस एरिया अगर कम रहेगा तो हीट लॉस कम से कम होगा, इसलिए विंटर में श्रिंक हो जाता है, समर के अंदर ये फ्लैसिड हो जाता है। नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, किसी भी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं इसको, इसमें कुछ अलग नहीं है। चलो, टेस्टिस इज आल्सो नोन एज ओर्कियम भी इसको बोल देते हैं, बात ध्यान रख लेना। स्ट्रक्चर क्या है, पेड़ रहते हैं, ओवल शेप्ड ग्लैंड्स रहती हैं, एक्स्ट्रा एब्डोमिनली लोकेटेड रहते हैं, बट कुछ स्पीसीज में जैसे कि एलिफेंट, राइनोसोर्स, वेल, डॉल्फिन और सील, इनके अंदर क्या टेस्टिस जो है इंट्रा एब्डोमिनल प्रेजेंट होते हैं, बाकी सब में एक्स्ट्रा एब्डोमिनली लोकेटेड होते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन यहां पे दे दिए आपको। अब देखो, दे आर सेपरेटेड बाय अ सेप्टिम फॉर्म्ड बाय डार्टस मसल्स। जो टेस्टिस होते हैं वो हमने बोला, स्क्रोटम क्या बायलोब्ड होती है, जो टेस्टिस होते हैं वो पेड़ होते हैं, क्या आपका ओवल शेप्ड ग्लैंड्स रहती हैं और पेड़ रहती हैं, मतलब नंबर में 2 हैं। वो किससे सेपरेटेड रहती हैं, डार्टोस मसल से सेपरेटेड रहती हैं। क्या जो टेस्टिस हैं वो डार्टोस मसल जो है उस डार्टोस मसल से सेपरेटेड रहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। स्पर्मेटिक कोड की बात करते हैं। स्पर्मेटिक कोड जो है ये है स्पर्मेटिक कोड। अब इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, टेस्टिस को जो भी सप्लाई चाहिए, ब्लड की, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन जो भी चाहिए, सब कुछ यहां से आएगा। नर्व्स जो होती हैं, नर्व एंडिंग्स जो होती हैं वो भी यहां से आएंगे। तो क्या क्या बोल दूं मैं, स्पर्मेटिक आर्टरी, अब आर्टरी है तो वेन भी, स्पर्मेटिक वेन, आर्टरी अंदर जाएगी और वेन अंदर से निकल करके बाहर जा रही होगी, बट पार्ट तो स्पर्मेटिक कोड का ही है। और तीसरा नर्व्स, नर्व भी रहेंगी। ठीक है, मतलब आर्टरी वेन से ब्लड तो दे दिया, और क्या दोगे, लिम्फ भी जाना चाहिए ना, तो लिम्फेटिक वेसल भी रहेगी यहाँ पे। ठीक है साहब, और क्या रहेगा, ये तो सीधा सीधा कोई बच्चा भी बता देगा, आर्टरी हुई, वेन हुई, नर्व एंडिंग्स हुई, लिम्फेटिक वेसल हुई, मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब ब्लड में ही आ गया आर्टरी वेन, उसके बाद लिम्फ सिस्टम, लिम्फेटिक वेसल आ गया, और नर्व तो सब पूरी बॉडी में होती हैं, तो अलग क्या बता दिया, कुछ भी नहीं बताया अलग तो अभी तक। तो एक हमने वहां पे पढ़ा था वो प्रोसेसस वेजेनेलिस, जिससे क्या बन रहा था, बाद में जाकर के मैंने बोला था जो ट्यूनिका वेजेनेलिस वाली लेयर आती है टेस्टिस की, आउटर आउटर जो कवरिंग होती है, वो ट्यूनिका वेजेनेलिस प्रोपरिया जो है वो ऊपर जाकर के स्पर्मेटिक कोड से के अंदर आती है, तो वो एक पार्ट बनाती है, स्पर्मेटिक कोड का पार्ट है वो भी, ट्यूनिका वेजेनेलिस प्रोपरिया भी उसका पार्ट है। कहां से क्या शुरुआत हुई थी, होपफुली अभी थोड़ा सा ध्यान में रहेगा, इसलिए मैं बार बार बोल रहा था, थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि वही पार्ट ऐसा है ट्यूनिका वेजिनेलिस प्रोपरिया जो याद नहीं रहता है। ठीक है, एक होती है क्रीमेस्टर मसल्स जो रहती हैं, क्रीमेस्टर मसल जो रहती हैं वो भी स्पर्मेटिक कोड से निकलते हुए जाती हैं, जो डिसेंड करवाती है स्क्रोटम का, जो मैं बता रहा था ना, स्क्रोटम का फ्लैसिडिटी कैसे होगा, क्या कैसे होगा, वो सारी चीजें उन मसल्स की हेल्प से होती है। ठीक है, चलो अब टेस्टिस की थोड़ा इंटरनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं, हमने बाहर से देखा है, अभी इंटरनल स्ट्रक्चर की थोड़ी बात करेंगे यहाँ पे। इसमें देखो इंटरनल स्ट्रक्चर में ये बोल रहा है, एक तो देखो टेस्टिकुलर कैप्सूल है, सीधा कैप्सूल मतलब ऊपर की जो लेयर है इसकी, उनकी बात कर रहे हैं। फिर अंदर की बात क्या बोलना चाह रहा है, पैरेन्काइमा में, टेस्टिकुलर पैरेन्काइमा के अंदर क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। ये देखो ये जो फोल्ड दिख रहे हैं यहाँ पे आपको, ये जो फोल्ड है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, और ये हर एक लोब लोब से निकलता हुआ कहां पे जाता है, ये देखो ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है ऑरेंज कलर में, ये वाला जो पार्ट है। अब ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो है
ये फोल्ड हो जाती है, अंदर अपने फोल्ड बना देती है। यहां से ये फोल्ड होकर के अंदर चली गई, यहां से चली गई अंदर, यहां से अंदर चली गई, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से। मतलब ये जो ऑरेंज लेयर दिख रही है ना आपको, इसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अब ये तो पूरा 3D में तो ऐसे ही होगा। और ये फोल्ड होकर के क्या बना देती है, ये लोब्यूल्स बना देती है। और इस ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के फोल्ड होने से जो लोब्यूल्स बन रहे हैं, उन लोब्यूल्स के अंदर क्या मिलता है, उनके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलते हैं। और वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इकट्ठा होकर के कौन से डक्ट बनाते हैं, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे इकट्ठा होकर ये निकाल रहे हैं ना, सिर्फ एक निकाल रहे हैं, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आगे जाकर के ये सबसे लोब से निकल करके आ रहे हैं। यहाँ पे ये जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये जाला सा, ये क्या है, क्या बोल देते हैं इनको, रेटेटेस्टिस इनको बोल देते हैं, ठीक है साहब। उसके बाद इनसे ये बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, इनको क्या बोलेंगे, इफरेंट। इफरेंट का मतलब क्या होता है, जाना, एग्जिट लेना। जैसे कि किडनी के अंदर बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियल मतलब आने वाला, और इफरेंट आर्टेरियल मतलब जाने वाला। तो ये जा रहा है कि आ रहा है, स्पर्म्स बन करके प्रोड्यूस होकर के बाहर ही जा रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं हम इनको, इफरेंट वर्ड हमने इनके लिए यूज कर दिया, ठीक है साहब। अब ठीक है, हाँ ये देखो, किसी को डाउट था, कोई बोल रहा था सर हमने ये पढ़ा है कि हेड नीचे होता है, ये एपिडिडाइमिस है, ये हेड यहां से शुरू हो गया। वो जो कंफ्यूजन हो रहा था ना, वो मैंने आपको बताया था कि अपना जो डायग्राम है वो आसान ले लिया, लेकिन होता नहीं है, वो पीछे छिप करके दिखता है, वो दिखता नहीं है। जैसे हमारा जो डायग्राम था, इसमें हमने यूं लिया हुआ था, मैं आपको बोल रहा था कि ये दिखाने के लिए लिया है, बट ऐसा होता नहीं है, वो पीछे की तरफ से आता है, इसलिए होता है वो। समझ में आ गई बात आपकी, आपकी बात भी होगी अब, दोनों कंफ्यूजन दूर हो गया। अब हेड उसको क्यों बोला था वो भी समझ में आ गया होगा, और उस हिसाब से ऊपर नीचे आ रहा था वो भी समझ में आ गया होगा। इसलिए बोल रहा था एक बार थोड़ा सा शांति रखो, पूरा डायग्राम जब दिखेगा जो हेड टेल का है, जो आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी क्या बोलना चाह रहा था मैं, ठीक है। अब हेड ऊपर ही है, हेड ऊपर ही है, बट जहां से जनरेट हो रहे हैं ना, वो यहां से जनरेट हो रहा है, जबकि उस डायग्राम में हमें नीचे से लग रहा था। लेकिन मैं आपको बोल रहा था ये नीचे से लग रहा है आपको, बट वो दिखता नहीं है, वो पीछे वाली साइड में होता है, बट वो दिखाने के लिए हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब समझ में आ गई बात आपको, जो आप पूछना चाह रहे थे, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ हेड में बोल रहा था जहां से जनरेट हो रहा है, क्योंकि आपको डायग्राम वाला आइडिया नहीं था, डायग्राम के हिसाब से यहाँ पे दिखता है वो, ठीक है साहब। अब देखो, अब छोड़ दो उस चीज को, छोड़ दो, मेन चीज पे आ जाओ, वो काम की भी नहीं। ट्यूनिका वेजिनाइलिस प्रोपरिया, मतलब ये जो बाहर वाली लेयर है, ये इकट्ठा होकर के बाहर, ये यहाँ पे स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है, ठीक है, ये इसके अंदर आ गया। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड का हिस्सा भी है ये टेस्टिकुलर आर्टरी, टेस्टिकुलर वेन, ये भी इसका हिस्सा है। और चौथी बात क्या बताई थी हमने, ट्यूनिका वेजिनालिस, ये तो चलो हो ही गया है। और क्या बताया था सबसे इंपॉर्टेंट, एक क्रीमेस्टर मसल भी बताई थी, इंपॉर्टेंट कुछ नहीं था, वो तो सारे कंप्लीट हो गए। तो स्पर्मेटिक आर्टरी, स्पर्मेटिक वेन, और जो नर्व्स रहती हैं वो, प्लस में क्रीमेस्टर मसल, ट्यूनिका वेजिनालिस, ये सारे पार्ट्स जो हैं ये स्पर्मेटिक कोड को बनाएंगे, ठीक है यार। अब तो इतनी बार मैं, देखो मेरा मन तो यही करता है एक बार बोल के निकल जाऊं, लेकिन इसलिए बोलता हूं, 2 बार 3 बार आप सुनते हो ना उसी चीज को, तो आपको याद हो जाता है, वो वर्थित हो जाता है। कई बार क्या होता है ना, लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होता है और सीधा हम निकल जाते हैं ना, फिर आप रिलेट नहीं कर पाते, वो क्या पढ़ा था, वोल्फिन किसका था, मेल, मतलब कंफ्यूज हो जाओगे। तो उसको 2-3 बार बोलना पड़ता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट है ना थोड़े रिलेटेड होते हैं। और आप कोशिश करा करो कि लेक्चर को एक बार लास्ट तक जाने दो। जब लेक्चर लास्ट तक जाता है ना, तो 90% जो आप लोगों के डाउट होते हैं वो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। सीधा पहली स्लाइड पे आप रोकने लग जाओगे ना, तो उससे क्या होगा, चीजें मुश्किल हो जाएंगी दूसरे बच्चों के लिए भी, आपके लिए भी और मेरे लिए भी, है ना। एक बार लास्ट तक जाने दो, जो भी क्वेश्चन है अपने नोटबुक में लिखते चले जाओ, आखिरी तक सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। होपफुली समझ में आ गया होगा आपको हेड वाला पार्ट भी, क्या आप जो बोलना चाह रहे थे, हेड जहां से स्टार्ट हो रहा था, और मैं बोल रहा था कि यहां से दिख रहा है वो स्टार्ट, वो पीछे वाली साइड से होकर के आता है, ठीक है। चलो फंक्शन ऑफ टेस्टिस की बात कर लेते हैं, क्या क्या फंक्शन रहते हैं इसके। स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है, टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन भी होता है, स्पर्म। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन कहां से बोला था मैंने, कहां से प्रोड्यूस होते हैं, इंटरस्टिशियल लेडिक सेल से होते हैं, ठीक है। और जो सर्टोली सेल थी वो एंटी मुलेरियन हार्मोन प्रोड्यूस कर रही थी। अगर क्वेश्चन आता है तो जो एंटी मुलेरियन हार्मोन होता है, जो कि मुलेरियन डक्ट को रिग्रेस करता है, वो सर्टोली सेल से रिलीज होता है, ठीक है। स्पर्म नरिशमेंट कौन करती हैं, वो भी सर्टोली सेल करती हैं। ब्लड टेस्टिस बैरियर भी ये बनाता है, ठीक है, ये भी एक फंक्शन है टेस्टिस का, ठीक है साहब। टेम्परेचर डाउन करने का और क्या तरीका होता है कि जो पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सस बनता है उसमें बहुत ज्यादा क्या नेटवर्क बन जाता है। तो नेटवर्क बनने की वजह से जो बॉडी से, जो एब्डोमिनल कैविटी से जो वार्म ब्लड आ रहा है, उसको जब बहुत ज्यादा नेटवर्किंग उसकी कर देंगे, बहुत ज्यादा आर्टेरियोल से निकाल देंगे, उसके बाद जो वेन्स आएंगी उनका भी नेटवर्क अच्छा रहेगा। तो क्या होगा, उन वेन्स के अंदर कंपैरेटिवली क्या होगा,
ब्लड जो है वो कूल रहेगा काफी। और जो एब्डोमिनल कैविटी से जो ब्लड आ रहा है, ये जब इनके साथ साथ लगते आएगा, जो जैसा कि हम किडनी में पढ़ते थे काउंटर करंट मैकेनिज्म, तो कुछ ऐसा ही है, ये लगते लगते जब आएगा तो इसके कूल होने की वजह से ये जो इसके कांटेक्ट में है ये भी थोड़ा कूल हो जाएगा। इस वजह से क्या फायदा होता है आपका, ये पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सस भी थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन करने में, एकदम से वार्म ब्लड ना आए तो उसमें ये थोड़ा हेल्प कर देता है। ठीक है, टेस्टिकुलर लिगामेंट में क्या पढ़ते हैं हम, फीटल लिगामेंट ऑफ गुबर्नाकुलम, यही इंपॉर्टेंट है। टेस्टिकुलर मेजेंट्री मैंने आपको बताया था, टेस्टिकुलर मेजेंट्री क्या होता है, ये ब्लड सप्लाई करवाता है, नर्व सप्लाई करवाता है, पूरा न्यूट्रिएंट देता है। और इसका मेन काम क्या है, मेन काम क्या था, टेस्टिस को ये पोस्टीरियर साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में अटैच करवाता है। ठीक है, टेस्टिकुलर अपेंडिक्स क्या था, ये कहां से बनता है, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट से, यानी कि मुलेरियन डक्ट से बनता है, और ये टेस्टिस के ऊपर वाले पोल की तरफ मिलता है। चलिए सर, फीटल लिगामेंट ऑफ गुबर्नाकुलम के बारे में बहुत बातें कर चुके हैं, वही बातें लिखी हुई है यहाँ पे। टेस्टिकुलर मेजेंट्री में भी यही बोलना चाह रहा है, फोल्ड ऑफ पेरिटेनियम दैट अटैचेस द टेस्टिस टू द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, ब्लड वेसल नर्व और ये लिम्फेटिक सब सप्लाई देता है, यहाँ पे कुछ खास नहीं है। टेस्टिकुलर अपेंडिक्स क्या है, वही जो अपन ने बात करी है, अपर पोल ऑफ द टेस्टिस के ऊपर मिलता है। ठीक है, अब होपफुली ये जो डायग्राम है ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब ये देखो मैंने क्या बोला था, ये जो एपिडिडाइमिस है ना, ये अपने को लग रहा है कि नीचे से निकल रही है इस डायग्राम में, बट ऐसा होता नहीं है, ये पीछे वाली साइड से निकलती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। अब होपफुली समझ में आ गया होगा आपको, जो हेड वाला जो आप बोलना चाह रहे थे कि वो चीज वहां पे क्लियर हो रही है, ये डायग्राम ही ऐसा तो यहाँ पे क्लियर नहीं होती है। अब यहाँ पे आ जाओ यार ध्यान से। अब बोलोगे सर एनाटॉमी स्टार्ट कर देगा, नहीं एनाटॉमी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक आइडिया हल्का सा होना चाहिए। जो पार्ट्स हम पढ़ रहे हैं तब से, रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये पेल्विक यूरेथ्रा, पेल्विस फ्लोर के ऊपर ये मिलेगा वो मिलेगा, ये पेल्विस जो कर रहे हैं, वो जो हमने बताया था पूरा का पूरा, पेल्विस किसको बोलते हैं और हिप बोन किसको बोलते हैं, और डिफरेंस क्या है हिप बोन में और पेल्विस में। तो क्या डिफरेंस है हिप बोन में और पेल्विस में, अगर ये कोक्सिजियल वर्टिब्रे हैं, ये वाले, इनको मैं हटा दूं, और ये जो सैक्रम वाला है इसको मैं हटा दूं, तो क्या बच जाएगा, सिर्फ हिप बोन बच जाएगी। बट इसके ऊपर मैं रूफ दे दूं, ये जो कोक्सिजियल वर्टिब्रे है ये ना हटाऊं, लगे रहने दूं, प्लस में जो सैक्रम है वो भी लगे रहने दूं, तो उससे क्या होगा, ये पेल्विस बोलेंगे, इसको पेल्विस बोन बोल देंगे। इस पेल्विस के अंदर की जो कैविटी रहती है ना, उसको क्या बोलेंगे, पेल्विक कैविटी बोलेंगे। उसमें सारे रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो ब्लैडर सब, ये एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड जितना पड़ा ना, सब इसके अंदर आ जाते हैं। जो अंदर की साइड होती है एनिमल की, उसको पेल्विक इनलेट बोलते हैं, आउटर साइड जो होती है उसको पेल्विक आउटलेट बोल देते हैं। ठीक है, अब ये जो बड़ा पोर्शन है ये क्या है, इलियम है। उसके बाद क्या आता है, इस्चियम। फिर क्या आता है, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, ये प्यूबिस है, ऐसे ही प्यूबिस है। और जो दो प्यूबिस आपस में मिलते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, प्यूबिस सिम्फाइसिस। तो इस प्यूबिस सिम्फाइसिस हो जाता है। ठीक है साहब, ये जो दिख रहा है आपको ये ऐसा एसिटाबुलम है, ये आपकी कोक्सिजियल वर्टिब्रे है, ये आपकी सैक्रम है। सैक्रम में भी एक प्रोमोन्ट्रिस, मेरे को एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा, प्रोमोन्ट्रिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो फर्स्ट सैक्रम वर्टिब्रे होती है। तो उसकी खास बात क्या होती है, वो साइंटिफिक लैंडमार्क होता है। लैंडमार्क का मतलब, आपने जोमेटो से कुछ ऑर्डर मार दिया, कहीं से भी कोई भी एड्रेस आपने दिया, तो आपसे बोलते हैं लैंडमार्क क्या है, कि हमारे घर के सामने एक हॉस्पिटल है, या हमारे घर से 400 मीटर दूर हॉस्पिटल है, उसको लैंडमार्क बोल देते हैं। मतलब वो सबसे आसान होता है लोगों के लिए ढूंढना, इसलिए उस लैंड के लिए वो मार्क हो जाता है कि यार ये चीज है तो उसके आसपास देख लो। तो ऐसे ही ये एक साइंटिफिक लैंडमार्क होता है जो फर्स्ट सैक्रम होती है। क्यों, क्योंकि ये प्रोट्रूड करके थोड़ा सा किसकी तरफ आती है, प्यूबिस सिम्फाइसिस की तरफ, यानी कि वेंट्रल साइड में ये प्रोट्रूटेड होती है। और उसमें इसमें हेल्प क्या मिलती है, इस प्रोट्रूजन को फील कर करके हम समझ सकते हैं कि यहां से ये सैक्रम वाला पार्ट है, और इस सैक्रम की इतनी दूर ये पार्ट होता है, इतनी दूर वो पार्ट होता है, इसके आगे इतना ये पार्ट होता है, पीछे उसका ये पार्ट होता है, ये सैक्रम तक हम पहुंच गए। तो फील करना, क्योंकि इसका प्रोट्रूड होकर के ये नीचे तक आई हुई है, तो इसको फील करना काफी आसान रहता है। तो सर्जरी के दौरान भी या ऐसे भी इसको हम क्या मान लेते हैं, साइंटिफिक लैंडमार्क मान लेते हैं, क्योंकि ये फील करने के बाद हम बता सकते हैं क्या क्या बता सकते हैं कि इसके आसपास के स्ट्रक्चर क्या क्या रहने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सैक्रल के आसपास के स्ट्रक्चर ये रहते हैं, और इसको फील करना सबसे ज्यादा आसान रहता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको लैंडमार्क बोलते हैं। बात याद रखना, क्या लैंडमार्क, इसको प्रोमोन्टर बोलते हैं, शायद मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा स्पेलिंग उसका,
प्रोमोटर या कुछ ऐसा ही था, मैं बता दूंगा अगली क्लास में आपको, ये बोलते हैं इसको, लेकिन कुछ ऐसा सा वर्ड दिखा। प्रोमोन्ट्री, प्रो सैक्रल प्रोमोन्ट्री। हाँ, सैक्रल प्रोमोन्ट्री इसको बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं? जो फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रे होती है उससे ये निकल करके प्रोट्रूड होकर के नीचे आ जाती है, ठीक है, नीचे आ जाती है, तो उसको फील करना आसान रहता है। तो सर्जरीज में भी बहुत सारी जगह पे हमें जो इसके आसपास के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है ना, उनका पता जल्दी लग जाता है। तो इसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन भी है कि देखो प्रोट्रूड करके सैक्रम वाला पार्ट है ये तो कंफर्म है, तो उसके आसपास क्या पार्ट रहेंगे आप एक आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसा होता है, आप दिल्ली से आ रहे हो और आपका घर करनाल में है, और आपको रास्ता नहीं पता दिल्ली से करनाल कैसे आए, बट आपको ये पता है पानीपत मेरे को छोड़ दो तो मैं करनाल चला जाऊंगा। तो कुछ ऐसा ही है ये पानीपत, मतलब जो लैंडमार्क है ये है, उसके आसपास का स्ट्रक्चर आपको पता है, आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए, आ जाए तो लैंडमार्क किसको बोलते हैं। चलो, एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स हम पढ़ चुके हैं, कुछ भी नहीं है इनमें, कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जो मेजर सिक्रीशन होता है ना, देखो आपका टेस्टिस के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन होता है, ये बात ठीक है, टेस्टिस के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन होता है। अब क्या उसको सीमन बोल सकते हैं कि जो वास्ट डिफरेंस से होता हुआ एम्पुले में जा रहा है वो सीमन है क्या? नहीं, वो तो स्पर्म्स हैं बस। क्या है वो? सिर्फ स्पर्म्स हैं। अब सीमन कब बोलते हैं? जब सेमिनल वेसिकल से उसके अंदर जो ग्लैंड थी उसका सिक्रेशन स्पर्म्स के साथ मिल जाएगा, प्लस में जब आगे जाके प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन भी मिल जाएगा। काउपर ग्लैंड का इतना इसके साथ मिलता नहीं है, क्योंकि काउपर ग्लैंड का क्या काम होता है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो ग्लैंड है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का क्या काम रहता है? जो यूरेथ्रल पैसेज है ना उसको क्लियर करने का काम रहता है, ताकि उसमें कुछ डेब्रिस है या उसकी पीएच ठीक नहीं है तो उसको ठीक करने के लिए क्या सिक्रेशन करता है? कौन करता है सिक्रेशन? जो यहाँ पे इस्चियल आर्क पे मिल रहा था वो, ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड, यहां से ये सिक्रीट करके ये मेक श्योर करता है जो आगे का पैसेज जो था वो आगे का पैसेज पूरा का पूरा क्लीन हो जाए। और सीमन किसको बोलेंगे? जो फाइनली यहाँ पे निकल के आया ना, थोड़ा वो सिक्रेशन शायद इसका भी हो सकता है, लगा लो ये जा रहा था थोड़ा सा यहाँ पे सिक्रेट हो गया इसमें, लेकिन मेजर पोर्शन क्या होगा? वो पियर ग्लैंड जो आपको बताया था, सेमिनल वेसिकल्स, उनका सिक्रेशन जो है सीमन के अंदर, जो फाइनली जो प्रोडक्ट आता है जिसको हम सीमन बोलते हैं, इसमें सबसे मेजर पोर्शन किसका होता है? सेमिनल वेसिकल्स का होता है। ये सेमिनल वेसिकल की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसी के नाम से हमने एक तरह से ये बोल दिया कि सीमन उसको बोल दिया हमने। जो स्पर्म्स होते हैं फ्लूइड इस सीमन सेमिनल वेसिकल के फ्लूइड के साथ मिलते हैं, और मेजर प्रोपोर्शन भी इसका होता है, तो इसलिए हम उसको इसलिए भी सीमन बोल देते हैं, ठीक है साहब। अब क्या है, आगे जाएगा तो यहाँ पे क्या थी? प्रोस्टेट ग्लैंड थी, उसका सिक्रेशन भी होगा, तो इसका सिक्रेशन बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का काम था इस पैसेज को क्लीन करवा देना, ये क्लीन करवा देता है, ठीक है। तो कुछ सिक्रेशन थोड़ा बहुत इसका भी आ जाता होगा, बट मेन क्या है? इन दोनों का आता है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड में खास बात क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रेशन रहता है उसका जो पीएच रहता है वो एल्केलाइन रहता है। उसमें हेल्प क्या होती है? जो अगर एसिड, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो रहता है उसमें एसिडिक रहता है वो यूजुअली, तो उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो एल्केलाइन मीडियम है प्रोस्टेट ग्लैंड का, वो एल्केलाइन मीडियम जो है इजैक्यूलेशन के टाइम पे यहां से ये सिक्रेशन पहले हो जाता है, ये एल्केलाइन जो सिक्रेशन था वो न्यूट्रल कर देता है पूरे के पूरे पाथवे को, और पाथवे न्यूट्रल करने के बाद जो स्पर्म्स थे इन वेसिकल्स की सिक्रेशन के साथ मिलकर के फिर पीछे से ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में चले जाते हैं और वहां पे सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूट्रलाइज कर चुके हैं वो, एसिडिटी नहीं है वहां पे, या एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं है, एसिडिटी तो गलत हो जाएगा बोलना, एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं है, क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर जो स्पर्म्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। समझ में आया आपको? अब सेमिनल वेसिकल की जो सबसे पहले वाली थी इसकी कुछ बातें देखते हैं। बोर्स के अंदर वॉल्यूम ऑफ एजैक्यूलेटेड सीमन इज हाईएस्ट, जो वॉल्यूम ऑफ एजैक्यूलेटेड सीमन है वो बोर के अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट रहता है, ठीक है साहब। स्टेलियन में क्या बोलना चाह रहा है? जो सेमिनल वेसिकल होती है वो ब्लैडर लाइक दिखती है, जिसमें इसको सेंट्रल डायलेटेशन दिखता है, सेंटर से वो डायलेटेड होती है। डॉग एंड कैट के अंदर तो सेमिनल वेसिकल अब्सेंट ही होती है, और डॉग के अंदर काउपर्स ग्लैंड जो है वो भी अब्सेंट होती है। बची क्या? कौन सी ग्लैंड बची इनके पास? इनके पास बची प्रोस्टेट ग्लैंड बची बिचारों के पास, डॉगीज के पास प्रोस्टेट ग्लैंड बची। अब वो बोलते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो इनलार्ज हो जाती हैं। जो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसकी 2 डक्ट होती हैं, अब एक ही ग्लैंड है बेचारे के पास, तो उसकी डक्ट तो 2 दे दो ताकि थोड़ा सिक्रेशन ज्यादा आ जाए,
ग्लैंड से सिक्रेशन थोड़ा ज्यादा आ जाए, वहां पे जहां पे 3-3 है तो वहां पे तो चलो एक डक्ट भी रहेगी तो चल जाएगा काम, एक ही ग्लैंड है तो इसकी डक्ट तो 2-2 कम से कम, तो ठीक है। ये बोलते हैं डॉग के अंदर जो प्रोस्टेट ग्लैंड रहेगी, एक ही ग्लैंड है पहली बात, काउपर तो होती नहीं है और ना ही सेमिनल वेसिकल होती है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड में भी ये बोलते हैं कि इसमें 2 डक्ट रहती हैं डॉग के अंदर, और ये ओल्डर डॉग्स जो होती हैं उनके अंदर काफी इनलार्ज हो जाती है, तो वहां पे प्रोस्टेट कैंसर होने का चांसेस ज्यादा हो जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा भार तो यही संभाल रहे हैं उनमें, तो ये बात है। चलो अब एक दो चीजें और, बायोकेमिकल सिक्रेशन में फ्रक्टोज, सिट्रिक एसिड, ठीक है, उनका स्पम्स का काम चलता रहेगा एनर्जी के लिए, ठीक है। वेसिकुलर फ्लूइड सिक्रेशन में मेन सोर्स क्या है? मेन सोर्स ऑफ लिक्विड पार्ट ऑफ इजैकुलेट इज सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल से जो फ्लूइड निकलेगा वो मेजर पोर्शन बनाएगा सीमन का, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द सीमन इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ वेसिकुलर सिक्रेशन। अब सीमन का कितना वॉल्यूम होगा तो ऑब्वियस सी बात है, स्पम्स का तो कोई वॉल्यूम होता नहीं है इतना, वॉल्यूम तो सारा का सारा फ्लूइड ही बनाते हैं, और उसमें भी सेमिनल वेसिकल का प्रोपोर्शन सबसे ज्यादा होता है। तो एक कॉमन बात बोल सकते हैं कि जितने भी जो सीमन है उसका वॉल्यूम कितना होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि उनकी ग्लैंड्स ने कितना सिक्रेशन किया। ऑब्वियस सी बात है, उसमें तो बस स्पर्म ही तो है, बाकी तो सारा ग्लैंड्स का ही सिक्रेशन है, तो होगा ही होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चलिए, प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में सारी बातें हम ये एल्कलाइन पीएच रेगुलेशन वाली ये सारी बातें कर चुके हैं। कुछ ऐसा नहीं है, डॉग्स के अंदर जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसमें 2 एक्सक्रीटरी डक्ट्स होती हैं, और जो डॉग्स हैं विद एज इनके अंदर ये जो ग्लैंड है ये इनलार्ज हो जाती है, ठीक है। कौन सी ग्लैंड? प्रोस्टेट ग्लैंड, क्योंकि यही है इनके अंदर। प्रोस्टेटिक कैंसर भी इसलिए ज्यादा देखने को मिलते हैं इनमें, ठीक है। और इसका जो फ्लूइड है प्रोस्टेट का वो सीरस होता है, म्यूकस के बजाय सीरस होता है। चलो अब काउपर्स ग्लैंड की बात देख लेते हैं। ये ओवोइड या वालनट शेप में होती है, ये भी पेड ग्लैंड है, ये डॉग्स के अंदर एब्सेंट होती है। बोर के अंदर जो काउपर्स ग्लैंड है ये क्या, ये सिलेंड्रिकल होती है, ठीक है। ये ध्यान रख लेना थोड़ी बात। काम क्या होता है इसका? प्री इजैकुलेटरी सिक्रीशन। ये इजैकुलेशन के बाद तो स्पर्म्स ही बाहर निकल जाएंगे, तो जो काउपर्स ग्लैंड होती है, जो फ्लूइड निकलता है, वो काउपर्स ग्लैंड इजैकुलेशन से पहले ही फ्लूइड इजेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि जो बाद में इजैकुलेशन हो, स्पर्म्स बाहर आए तो पहले से ही पाथवे क्लियर हो। तो ये मेक श्योर करती हैं कौन? ये काउपर्स ग्लैंड जो है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो है। तो इनको क्या बोलते हैं? ये प्री इजैकुलेटरी होगा। इजैकुलेटरी बोला था ना, ये प्री इजैकुलेटरी। इजैकुलेशन से तो बाकी स्पर्म्स वगैरह सब कुछ आ जाएगा, एकदम से थोड़ा ना कर देगा सब कुछ ये क्लियर। तो ये इजैकुलेशन से पहले ही प्री इजैकुलेटरी क्या काम करता है? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड पैसेज को पूरा क्लियर कर देता है। तो क्या होता है इसका सिक्रेशन? प्री इजैकुलेटरी होता है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बात है, सही बात। क्लींस यूरेथ्रल पैसेज, यूरेथ्रा का पैसेज क्लियर कर देता है, उसको लुब्रिकेट कर देता है, ठीक है। मेंटेन ऑप्टिमम पीएच इन यूरेथ्रल पैसेज, ऑप्टिमम पीएच मेंटेन करने की कोशिश करता है, ठीक है साहब। अब यूरेथ्रा में क्या बोलना चाह रहा है? इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एक्सक्रीशन एंड सीमन ट्रांसपोर्टेशन। जो पेल्विक यूरेथ्रा थे, जहां पे हमने एक नाम दिया था सेमिनेलिस कोलिकुलिस, उसके अंदर हमने क्या बोला था? एक तो आपका जो वास्ट डिफरेंस एम्पोला में डायलेट होकर एम्पोला बन जाता है, एम्पोला कहां पे लगता है जाकर के? सेमिनेलिस कोलिकुलिस पे लगता है, जो कि पेल्विक यूरेथ्रा में जाकर के ओपन हो जाता है, ठीक है साहब। और दूसरा हमने क्या बोला था? जो यूरिनरी ब्लैडर है वो भी जाकर के अपना सिक्रीशन कहां निकालेगा? पेल्विक यूरेथ्रा के अंदर निकालेगा। तो यूरेथ्रा की यहां पे क्या बोलना चाह रहे हैं? इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एक्सक्रीशन एंड सीमन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। सीमन भी जो वास्ट डिफरेंस से एम्पोला से होते हुए आ रहा था वो भी यूरेथ्रा में जा रहा था, पेल्विक यूरेथ्रा में, और जो उसके नीचे ब्लैडर, यूं ब्लैडर लगा हुआ था, वो भी पेल्विक यूरेथ्रा में जा रहा था। तो कॉमन ओपनिंग है दोनों के लिए, यूरिन के लिए भी, और जो यहां से टेस्टिस से एपिडिडाइमिस से होते हुए ये यहां पे जा रहा था उसके लिए भी, ठीक है साहब। अब देखो, अब मतलब इतने आराम से शांत रहते, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, तो सब हेड टेल और ये सारे क्वेश्चन आपके निकल जाते हैं, लास्ट तक आते आते सब क्लियर हो जाता है आपको, बट क्वेश्चन की बुछार कर देते हो आप आते ही। चलो, इनक्लोज्ड बाय विल्सन्स मसल, ये यूरेथ्रा जो है ये विल्सन मसल से इनक्लोज होता है, जिसको हम यूरेथ्रल मसल भी बोल देते हैं, फॉर इजैकुलेशन एंड मिक्चुरेशन। तो इजैकुलेशन के लिए भी हेल्प करता है और मिक्चुरेशन के लिए भी ये मसल्स हेल्प करती हैं, ठीक है। तो इजैकुलेशन, जो इजैकुलेट करना होता है सीमन, तो ये मसल हेल्प करती हैं। यूरेथ्रा से तो हो जाएगा ना सब कुछ, और मिक्चुरेशन में भी यही मसल हेल्प करती हैं। कौन सी मसल? विल्सन मसल, इसको यूरेथ्रल मसल भी बोल देते हैं। क्वेश्चन आता है यूरेथ्रल मसल क्या नाम बोलते हैं उसको? विल्सन मसल, या कौन सा साइंटिस्ट था तो इसने, तो ये सारी चीजें आ सकती हैं वहां पे, ठीक है। और कुछ खास नहीं है इसके अंदर। मेल कोपुलेटरी ऑर्गन में वही है, सपोर्टेड बाय पेनाइल फेसिया एंड पेनाइल फेसिया होती है, और स्किन रहती है इनक्लोज्ड इन अ शीट कॉल्ड
प्रीप्यूस के अंदर ये इनक्लोज होता है पेनिस, ठीक है। ग्लांस पेनिस जो है फ्रीली मूविंग टर्मिनल पोर्शन इनसाइड द प्रीप्यूस होते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ द पेनिस क्या है, फेलस रूट होती है। फेलस के दो पार्ट होते हैं, एक रूट होती है, एक बॉडी होती है। तो रूट होती है, इट इज अटैच टू द इस्चियल बोन। आप समझ लो रूट की बात कहां पे है, इस्चियल बोन कहां पे थी, तो वहां पे रूट होती है अटैच टू द इस्चियल बोन। एंड मसल कौन सी होंगी, इस्चियो कैवर्नोसस मसल। फेलस बॉडी की बात करेंगे तो इट इज फॉर्म्ड बाय कॉर्पस कैवर्नोसम एंड कॉर्पस स्पोंजियोसम। जो बॉडी की बात कर रहे हैं जिसमें क्रॉस सेक्शन देखते हैं करके, वो ज्यादातर कॉर्पस कैवर्नोसम एंड कॉर्पस स्पोंजियोसम उस बॉडी के अंदर मिलती है। बाकी और भी काफी सारी मसल्स होती हैं। कौन सी मसल होती हैं, ये देखो यहाँ पे सामने एक डायग्राम भी दिया हुआ है। कॉर्पस कैवर्नोसम हम बता ही चुके हैं, कॉर्पस स्पोंजियोसम ये दोनों बॉडी में मिलती हैं, ठीक है। रिट्रैक्टर पेनिस मसल जो रहती है वो बॉडी के अंदर नहीं मिलती है, बिल्कुल जो उसका वेंट्रल सरफेस होता है, नीचे वाला सरफेस होता है, वहां पे मिलती है, ताकि उसको रिट्रैक्ट किया जा सके, पेनिस को रिट्रैक्ट किया जा सके, प्रीप्यूस के अंदर लाया जा सके, ठीक है। ये रिट्रैक्टर जो मसल्स रहती हैं बिल्कुल नीचे रहती हैं, बिल्कुल बॉडी के अंदर नहीं रहती हैं, ठीक है। यूरेथ्रल मसल मैंने आपको बता दिया, इनका और क्या काम रहता है, इनको विल्सन मसल भी बोलते हैं। इजैकुलेशन मिक्चुरेशन में तो हेल्प करती हैं, साथ में ये मेक श्योर भी करती हैं कि ऐसा ना हो कि यूरेथ्रा जब उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, पेनिस के अंदर जो यूरेथ्रा है वो पिचक जाए। अगर वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा तो उससे क्या नुकसान हो जाएगा, जो पूरा पॉपुलेशन का जो एनिमल रिप्रोडक्शन पूरा पढ़ रहे हैं, पूरा स्पीसीज को मेंटेन करने के लिए जो सीमन है वो तो वहां पे रह जाएगा, सीमन आगे ही नहीं जा पाएगा। यूरेथ्रा ही तो एक ऐसा पैसेज है जहां से सीमन आगे जाता है। अगर पेनिस में ब्लड सप्लाई इतनी है कि उसकी वजह से ये यूरेथ्रा ही कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया है, तो सीमन आगे ही नहीं जा पाएगा, और सीमन आगे नहीं जा पाएगा तो जो पॉपुलेशन करा रहे हैं, जो मेटिंग करा रहे हैं, जो हमारा पर्पज है ब्रीडिंग का, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो यूरेथ्रल मसल इसमें हेल्प कर देती है, ठीक है। अब इस्चियो कैवर्नोसिस और बल्बो कैवर्नोसिस मसल ये और होती हैं। अब ये डायग्राम देख लो यार जल्दी से। ये जो पार्ट है ना आपको नीचे दिख रहा है, ये यूरेथ्रा वाला पार्ट है। अब ये जो मसल है ना, ये मसल बहुत ज्यादा इसके अंदर अगर कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है तो यूरेथ्रा तो पिचक जाएगा ना, तो वहां पे ये वाली मसल भी हेल्प करती है उस चीज के अंदर। प्लस में यहाँ पे डोर्सल साइड में आर्टरी रहती है और वेन रहती है, और जो लार्ज वेन्स रहती हैं वो इस बॉडी के अंदर भी रहती है, इस बॉडी के अंदर भी रहती है। ये जो बॉडी है इसमें ये जो मसल दिख रही है, ये कौन सी मसल है, ये कॉर्पस कैवर्नोसम मसल है। इसके नीचे जो मसल है वो कौन सी मसल है, कॉर्पस स्पोंजियोसम मसल है, ठीक है। और ये बॉटम पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, और ये यहाँ पे डॉट डॉट वाला पार्ट, और ये डॉट डॉट वाला पार्ट, ये रिट्रैक्टर मसल होती है। ये पूरी नीचे वाली बॉडी से यूं 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 चलती हैं, और इनका काम क्या रहता है, रिट्रैक्ट करके ये पेनिस को रिट्रैक्ट करने का काम करते हैं, वापस से जो प्रीप्यूस होता है उस प्रीप्यूस के अंदर रिट्रैक्ट करने का काम करते हैं, इसलिए वो बॉटम में लगी हुई है, ठीक है। बॉडी में जरूरत नहीं है इनकी। बस इतना ही था आपका। और एक लास्ट में दो मसल आपकी बच गई हैं, कौन सी, बल्बो कैवर्नोसस मसल, उस डायग्राम में नहीं दिखी थी, ऐसे तो हमने पढ़ लिया था पर डायग्राम में नहीं दिखी थी। और इस्चियो कैवर्नोसस मसल, ये भी डायग्राम में नहीं दिखी थी, तो ये इनको ध्यान से देख लो आप। तो ये क्या है, बल्बो कैवर्नोसस मसल है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है उसको बॉटम वाला पार्ट दिखा रहे हैं, बिल्कुल बॉटम वाला पार्ट बल्बो कैवर्नोसस मसल। और प्लस में जो इस्चियो कैवर्नोसस है कहां पे मिलेगी, वो इस्चियो कैवर्नोसम मसल, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये इस्चियो कैवर्नोसम मसल है। ये क्या है, ये फेलस का रूट वाला पार्ट हम पढ़ रहे हैं, जो कहां पे मिलता है, जो इस्चियम वाले पार्ट में मिलता है। मतलब जो हिप बोन का जो इलियम था, जो इस्चियम था, और जो इस्चियल आर्क थी, वो इस्चियल वाले पोर्शन के पास मिल रहा है। फेलस का रूट वाला जो पोर्शन है, इसको ये देखो ट्यूबर इस्चियम का जो ट्यूबरोसिटी उभर के निकली होती है, क्या बोल देते हैं उसको हम, ट्यूबर इस्ची बोल देते हैं। ये दिख रहा है यहाँ पे, तो इसके यहां से वो स्टार्ट हो रहा है, तो इसको फेलस रूट बोल देते हैं। जहां पे मसल कौन सी देखी हमने, इस्चियो कैवर्नोसम मसल और बल्बो कैवर्नोसम मसल। ये कैवर्नोसम ध्यान रख लेना थोड़ा सा। और बाकी की जो मेन मसल है जिससे पूरा मास बन रहा है, कॉर्पस कैवर्नोसम, ये यहाँ पे है, और आपका कॉर्पस स्पोंजियोसम इसके नीचे वाले बॉटम पोर्शन पे है। और कॉर्पस स्पोंजियोसम के मिडल से क्या जाता है, यूरेथ्रा जाता है। अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले, कॉर्पस स्पोंजियोसम के मिडल से बिल्कुल थोड़ा सा बॉटम लगा लीजिए मैडम को, वहां से यूरेथ्रा जाता है, ठीक है। अब स्पीसीज वाइज डिफरेंस देख लेते हैं इसमें क्या क्या रहता है। बुल्स जो रैम साइन में क्या रहता है, सिग्मोइड फ्लेक्सर रहता है। सिग्मोइड फ्लेक्सर का मतलब, सिग्मोइड क्या होता है, एस शेप होता है, ठीक है। ये आपका एस शेप हो जाएगा, ऐसे हमने डायग्राम में देखा भी था, तो ऐसे निकल के आया हुआ था। यहाँ पे पेल्विक यूरेथ्रा था, और फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये इस्चियल आर्क होती है, ये फेलस रूट होता है, मैंने आपको बताया था। और यहाँ से ये आपका यूरेथ्रा स्टार्ट है, या पीनिस भी यहाँ से स्टार्ट होता है, और उसके बाद शू। तो ये क्या है, ये सिग्मोइड फ्लेक्सर बना रहा है। क्या बना रहा है, सिग्मोइड फ्लेक्सर बना रहा है। किसके अंदर बनाता है सिग्मोइड फ्लेक्सर,
ये बुल्स के अंदर बनाता है और रैम्स के अंदर बनाता है, ठीक है सर। स्टेलियन के अंदर क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू होता है, जबकि बुल्स के अंदर इरेक्टाइल टिश्यू इतना ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। बोर जो है उसमें कॉर्कस्क्रू पेनिस होता है, कॉर्कस्क्रू कैसे, कुछ ऐसे होता है, ठीक है, आपने देखा भी होगा शायद डायग्राम में। डॉग्स के अंदर ओस पेनिस प्रेजेंट होता है। टॉम कैट में क्या है, पेनाइल पेपिले होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं और काफी पेनफुल होते हैं फीमेल काउंटर पार्ट के लिए। और ओस पेनिस जो है ये ओकेजनली 80 to 87% केसेस में ऐसा देखा गया है कि हाँ ओस पेनिस जो है टॉम कैट के अंदर मिल जाती है। कुछ केसेस के अंदर ऐसा उसको ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये वर्ड ओकेजनली लिखा हुआ है, ठीक है। पर डॉग्स के अंदर तो मिलेगी ओस पेनिस, मतलब अ बोन इज प्रेजेंट इन द पेनिस, ये बोलना चाह रहा है। स्वाइन एंड रूमिनेंट जो है, ये पॉइंट देख लो ध्यान से, स्वाइन और जो रूमिनेंट्स हैं वो कहां, वो दे यूरिनेट इनसाइड द प्रीप्यूस, यानी कि जो प्रीप्यूस होता है उसके इनसाइड पेनिस है तो उस प्रीप्यूस के अंदर ही यूरिनेट कर देते हैं, और उस प्रीप्यूस के थ्रू ही जो आउटर कवरिंग होती है उस प्रीप्यूस के थ्रू ही यूरिन बाहर आ जाता है। लेकिन कुछ ऐसी स्पीसीज भी हैं जो प्रीप्यूस के अंदर क्या यूरिनेट नहीं करते हैं, कुछ स्पीसीज ऐसे भी हैं, उनको क्या बोलेंगे, वो प्रीप्यूसिस के बाहर यूरिनेट करते हैं, पेनिस को बाहर निकाल करके प्रीप्यूसिस में सिक्रेट नहीं करती हैं, तो उस सिक्रेशन को क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा प्रीप्यूटियल यूरिनेशन आप बोल सकते हैं उसको। क्या मतलब, प्रीप्यूस जो है, जो कवरिंग होती है उससे पेनिस बाहर जाएगा, मतलब यूरिनेशन होगा जो एक्स्ट्रा प्रीप्यूटियल यूरिनेशन होगा, मतलब कि इट विल एक्सटेंड द पेनिस बियॉन्ड प्रीप्यूटियल शीट बिफोर यूरिनेशन, ठीक है। जैसे कि हॉर्सेस, डॉग्स एंड कैट्स, इसका अपने आप में एडवांटेज ये बोल देते हैं कि प्रीप्यूस के अंदर ही अगर यूरिनेशन हो रहा है, तो एग्जांपल तो आपको क्या दूं मैं प्रैक्टिकल, लेकिन आप समझ जाओ, जो प्रीप्यूस के अंदर ही यूरिन जा रहा है उसकी वजह से क्या होता है, चांसेस आर कि अगर उसको क्लीन नहीं किया जाएगा तो वहां पे इंफेक्शन हो सकता है। अगर नहीं जा रहा है प्रीप्यूस के अंदर तो ड्राई रहता है, क्लीन रहता है। तो हर चीज का अपना एक एडवांटेज डिसएडवांटेज तो होता ही है, बट यहाँ पे स्पीसीज आप ध्यान से देख सकते हो, ठीक है। तो कुछ लोग बोल देते हैं कि एक्स्ट्रा प्रीप्यूटियल यूरिनेशन जो होता है इसके अंदर एडवांटेज होता है, इन्फेक्शन होने के चांस नहीं रहते हैं, क्योंकि पेनिस को प्रीप्यूटियल सीट से ओपन बाहर निकाल करके यूरिनेट किया जा रहा है, जबकि इसमें प्रीप्यूटियल सीट के अंदर ही यूरिनेट कर देते हैं। कौन से एनिमल करते हैं ऐसा, स्वाइन एंड रूमिनेंट्स ऐसा करते हैं, जबकि हॉर्सेस, डॉग्स एंड कैट्स ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है साहब। अभी आपका जो लेक्चर है ये प्यूबर्टी एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी वाला जो पार्ट है वो कल से लेंगे। होपफुली आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट, अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर क्लास को ऑफ करते हैं। आज के लिए इतना ही। चलिए, आप मेरे को टेक्स्ट करके भी बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछ पाए हैं, शाई लग रहा है, ऐसा नहीं पूछ पा रहे हैं, तो जस्ट मेक श्योर कि आपका कोई भी डाउट है तो आप क्लियर करें। क्लास में नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप टेक्स्ट करके भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपके डाउट क्लियर होने चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों से आशा करता हूँ आप बहुत ज्यादा क्यूरियस होकर के वो पीएचडी, वो साइंटिस्ट वाले क्वेश्चन नहीं पूछेंगे जिनका कोई लेना देना ही नहीं होता दूर दूर तक किसी एग्जाम से। समझ रहे बात, क्योंकि क्यूरियोसिटी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हमने अपनी जागरूकता नहीं बढ़ा रहे हैं। हमें एग्जाम क्लियर करना है और हमारा पर्पज है कि हम उससे रिलेटेड ही पढ़ें और डिस्कशन हमारा उससे रिलेटेड ही रहे। हमें प्रॉब्लम नहीं है, हम तो पढ़ के आ जाएंगे और बता देंगे आपको, लेकिन उसमें आपका ही नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो ट्राई करें, क्वेश्चन जो है जो पढ़ाया है उसमें से कुछ समझ में नहीं आया तो कोशिश करेंगे उससे पूछें। फिर भी बाहर से पूछना है तो प्रॉब्लम नहीं है, बट क्लास में मत पूछें ऐसे क्वेश्चन, है ना, फ्लो खराब हो जाता है उससे। चलिए, सर एक चीज बोल रही थी सर, जैसे यूपी का सिलेबस थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो उसकी भी स्लाइड्स मतलब साथ ही साथ जब जैसे इन बाकी लोगों का कोर्स होते चले तो 5 to 10 मिनट सर वो भी कवर मतलब लास्ट में आप करते चले, कि अगर वो सबसे लास्ट में होगा तो सर वो फ्लो मतलब अभी है ना, तो वो बिगड़ जाएगा अगर जनवरी फरवरी में आप करवाने चले तो। आप एक काम कीजिए, जो आपका जी। सिलेबस है ना आप मेरे को ग्रुप पे सेंड कर दीजिए। सर मैंने जी। भेज दिया है आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे इसलिए। व्हाट्सएप ग्रुप पे कर दिया ना आपने, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या अलग है। देखिए, अलग अगर है तो ऑब्वियसली उसको तो अलग से ही लेना पड़ेगा, अगर अलग है तो। ऐसा है किसी टॉपिक को ही एक्सटेंड करना है वो तो अलग बात हो जाएगी, बट मैं देख लेता हूँ एक बार। मैं कुछ कमेंट कर नहीं सकता हूँ अभी, हो सकता है कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे ही पढ़ाए जाएं इस पार्ट के साथ, तो शायद वो बेहतर समझ में आए, तो उसका देख, है ना। ठीक, करते हैं उसका, मैं बताता हूँ आपको क्या हो सकता है। ठीक है जी, ठीक है। क्वेश्चन है किसी का तो प्लीज। सर आज 5 to 7 क्लास लगी थी, सॉरी, 5 to 7 क्लास पीपीएफपी के लिए, देखिए इस बारे में तो नहीं पता है मुझे। जो प्रशांत क्योंकि एलपीएम की 7 to 9 होती है।
ओके ओके वैसे देखिए, जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, एलपीएम की क्लास को थोड़ा डिले कर दिया गया है कि वो एक्सटेंशन ओके की हो जाएगी। एक्चुअली आज आप लोगों का 2 दिन का ही था एक्सटेंशन बस। आज 5 to 7 था और कल 5 to 7 था, आपका एक्सटेंशन कंप्लीट हो जाता। बट वो उनको लगा शायद 7 to 9 उनको लेनी है क्लास, तो इस कंफ्यूजन की वजह से वो जो डॉक्टर अजमी है वो आ गए थे। तो सर तो अगर अभी ले लें तो 1-2 घंटा पीपीएससी वालों का ही सर। पीपीएससी वालों को मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, वो अगर अभी ले सकते हैं तो। हमने कल अगर ले मॉर्निंग में सकते हैं शेड्यूल किए सर। मॉर्निंग में कर लें। हाँ जी। ठीक है, मैं जो भी रहेगा आपका फाइनल अभी बता देता हूँ आप लोगों को। मॉर्निंग में उनसे बात कर लेंगे, अगर मॉर्निंग में दे सकते हैं तो और बढ़िया है, क्योंकि एलपीएम की क्लासेस नहीं हो रही है ना, इसलिए वो इवनिंग में ले रहे थे। मैं डॉक्टर अमित से बात कर लेता हूँ, अगर वो ले सकते हैं शाम को एलपीएम की तो फिर मॉर्निंग की एक्सटेंशन में हो जाएंगी। अगर वो नहीं ले सकते हैं अभी तो फिर एक्सटेंशन की इवनिंग में हो मॉर्निंग में हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है जी, चला जाए फिर। ओके सर। ओके जी, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर।